बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, जैसे 5 मिनट में खाना खा जाते हैं, तो क्या फिर कार्बोहाइड्रेट्स उन लोगों के लिए क्या कार्ब्स कभी डाइजेस्ट नहीं होंगे? जब हमने ओके। चबाया नहीं है खाना, तो क्या हुआ कि वो तो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे सिस्टम में पड़ा है, वो गैस प्रोड्यूस करे। बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर ब्रेन, एड वेराइटी टू योर डाइट। आज मूंग खाई, कल मसूर खाई, परसों उड़द खाई, अरहर खाई, तो हर एक में अलग अलग। इसी तरीके से मेरे को आजकल ये जो ईयर है, दिस इज द ईयर ऑफ द मिलेट्स। अगर किसी को नॉर्मली अपनी लाइफ में कभी कभी अच्छा भी खाना है, कभी स्वीट्स भी खानी है, दिवाली के ऊपर या होली के ऊपर जो बना है घर पे वो भी खाना खाना है, और मोटा भी नहीं होना है, ओबेसिटी नहीं लानी है, या फिर अगर आ गई है और वापस से कम करना है, तो वो क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम है बिकॉज इससे और भी बीमारियां होने का डर रहता है। और आई थिंक वेस्ट में बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक अभी आज की डेट में देखा जाए तो आई थिंक इंडिया में भी हर हर सेकंड पर्सन, हर थर्ड पर्सन इज फैट एक्चुअली। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की है सुनीता रॉय जी से। सुनीता रॉय जी एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अगर आप अपने डाइट के बारे में और हेल्थ के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप जरूर एंजॉय करेंगे। हमने बहुत ही बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन किया, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, ये किस तरीके से आपकी बॉडी में जाके असर करते हैं और इसका इम्पैक्ट कैसे होता है। फिर हमने बात की अगर एक इंडिविजुअल अपनी डाइट प्लान करना चाहता है तो वो किस तरीके से अपनी डाइट को प्लान कर सकता है। कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जैसे वेज फूड वर्सेस नॉन वेज फूड के बारे में हमने बात की, इंडियन फूड वर्सेस वेस्टर्न फूड के बारे में हमने बात की वाटर के बारे में कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रहते हैं तो एनर्जेटिक रहने के लिए आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए उसके बारे में हमने बात की। अगर आप जिम में जाके अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं, तो हमने उसके बारे में भी बात की। हमने कुछ बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात की, जैसे मोटापा, अगर आप ओबेसिटी से सफर करते हैं तो किस तरीके से आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। आजकल जिम्स में काफी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो हमने उसके बारे में भी बात की कि इसके रीजंस क्या हैं, और अगर हम में से कोई जिम जाके अपनी बॉडी बनाना चाहता है तो उसे किस चीज का ध्यान देना चाहिए ताकि उनको ये सब प्रॉब्लम्स ना आए। हमने कैंसर के बारे में बात की, हमने बात की कीटो डाइट के बारे में, शुगर के बारे में, शुगर फ्री के बारे में, और ओवरऑल डाइट के बारे में एक होलिस्टिक आइडिया लिया। अगर आप एक डाइट के बारे में मास्टर क्लास देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंटरनेट पे इससे ज्यादा डिटेल्ड और करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको एक वीडियो में कहीं और नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने इस कन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय किया, आप भी इस कन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे। एंड तक वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंजॉय द कन्वर्सेशन। सो मैम, जैसे आपने बताया कि मतलब आपको 25 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है जस्ट डूइंग द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ साइड। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हुए, जस्ट फॉर द ऑडियंस, अगर आप ये बता पाए कि डाइट है क्या, मतलब सी क्वेश्चन का रेलिवेंस क्या है। जैसे जब हम डाइट कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल आज मैंने लंच में पनीर और रोटी खाई, राइट। मेरी बॉडी को तो नहीं पता है कि मैंने पनीर और रोटी खाई, मेरी बॉडी को तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिल रहे हैं जिससे वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, राइट। तो ये जो डाइट का एंटायर सिस्टम है, हम जो खा रहे हैं और हमारी बॉडी उसको किस तरीके से रीड कर रही है, वो एग्जैक्टली क्या है, अगर आप डिटेल में ब्रेकआउट कर पाए फॉर द ऑडियंस। क्या होता है ईशान, जब एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो जब मैं खाना खाती हूँ, तो मैं भी दाल रोटी सब्जी खाती हूँ, लेकिन माई जो हमारा सिस्टम है वो इस तरीके से वायर्ड है कि जब वो खाना हमारे मुंह के अंदर जाता है वहीं से ही उस फूड की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ओके। हमारा सिस्टम उसमें से फाइंड आउट करता है, जैसे मुंह के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, हमारे मुंह में सलाइवा आना शुरू। नियर साइट ऑफ द डाइट, खाने को देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, कहते हैं ना, तो वो पानी कुछ नहीं है, वो हमारे एंजाइम्स हैं। और उसी तरह जैसे मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह हमारे पूरे सिस्टम के अंदर वो एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं। तो हमारे ब्रेन को नहीं मालूम है कि, या हमारी आंखों को नहीं मालूम है कि इस खाने के अंदर कौन से विटामिन हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लेकिन हमारे इंटरनल सिस्टम को एक एक चीज मालूम है। तो जैसे ठीक है। हमने खाना खाया तो वो उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स को वो पहले डाइजेस्ट करना मुंह के अंदर शुरू कर देते हैं, एंड देन जैसे टीथ हैं वो मैस्टिकेशन के काम आ जाते हैं। हमारे जो जॉज हैं, हमारे जो लिप्स हैं, दे आर ऑल हेल्प द टंग। देन जब वो खाना मैस्टिकेट हो जाता है तो वो बोलस बनता है और हमारी टंग जो है उसको पीछे की तरफ फेंकती है।
सॉरी मैम, सो ब्रेक करूंगा मैं। सो मैस्टिकेशन मतलब एग्जैक्टली? चबाना। ओके, जब हम चबा रहे हमारा हैं। जब जब हम चबाते हैं तो उसमें दो काम होते हैं। एक तो खाना जो हमने खाया वो ब्रेक डाउन होता है छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। और दूसरा वो मिक्स होता है एंजाइम्स में। जो हमारे मुंह के अंदर एंजाइम्स आ रहे हैं तो वो सलाइवा और एंजाइम्स के साथ मिक्स होता है अच्छे से। ओके। उससे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है उसको फाइंड आउट करके वो एंजाइम्स उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी करेक्ट। बॉडी को नरिश करने के लिए, हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए, हमें काम करने की शक्ति देने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, हमारे हर सेल को बनाने के लिए, ठीक है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो जब हम उसको चबाते हैं तो मुंह के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, एंड देन द ऐसे धीरे धीरे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के हर्ड पार्ट में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी डाइजेशन होती है। वहां एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि इस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो एक एक करके डाइजेस्ट करते हैं। ओके। न्यूट्रिएंट्स जो है एक जैसे किसी घर में कोई दीवार बनती है तो दीवार में क्या होता है, ईंट होती है, चूना होता है, फिर उसके अंदर जो भी कंक्रीट डलता है उसके ऊपर प्लास्टर होता है। इसी तरह खाने के अंदर भी हर एक एक यूनिट होती है, एक एक चीज जो है वो अलग करता है। जो हमारा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एक एक चीज, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में, फिर उसके बाद प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। ये काम होता है हमारे एंजाइम्स का जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स, ठीक है। और फिर होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं उसी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। अब जब ये सब चीजें ब्रेक डाउन हो गई छोटी छोटी अपने यूनिट्स में, छोटे पोर्शंस में, तो ये पोर्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में से एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में, और जब ये ब्लड में जाते हैं तो ये वहां से जाते हैं लिवर में। और लिवर जो है इन सब चीजों से क्या जरूरत है हमें, उन चीजों को बनाता है। जैसे मान लो मैं इस टाइम पे कुछ काम कर रही हूँ, मुझे एनर्जी की जरूरत है क्योंकि मुझे कोई भी काम करना है उसके लिए एनर्जी की जरूरत है। चाहे मैं हाथ हिलाऊं, चाहे मैं बात करूं, चाहे मैं मेंटल वर्क करूं, चाहे मैं अगर सो भी रही हूँ, तब भी मेरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है क्योंकि सर्कुलेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, किडनीज फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए मुझे जो एनर्जी की जरूरत है वो लिवर जो है वो सारे सेल्स में उस एनर्जी को भेज देता है जो ग्लूकोज के फॉर्म में मुझे मिली। ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन्स का क्या काम है कि नए सेल्स बनते रहते हैं। हम जब भी कुछ काम करते हैं या हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है, इवन हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो भी नए नए ब्रेक डाउन होती है। और इस ब्रेकडाउन से जो हमें जो ब्रेकडाउन होती है उससे नए सेल्स बनने पड़ते हैं। मान लीजिए मुझे कहीं चोट लग जाती है, जब मुझे चोट लग जाती है तो वो जगह हील होनी है, तो हील होने के लिए मुझे नए सेल्स बनने हैं। तो वो जो नए सेल्स हैं उसका काम प्रोटीन्स का। सॉरी टू कट यू, सो इसको थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई करते हैं फॉर द ऑडियंस। सो आई थिंक टू मच इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आपने बताया कि जब हमने खाना खाना शुरू किया तो हमारे माउथ में खाना गया और माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गई। तो जितना मुझे समझ आया, आपने ये बताया कि जो सलाइवा है उसने जब खाने के साथ इंटरेक्ट किया तो उसने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ सबसे पहले रिएक्ट करना स्टार्ट किया माउथ के अंदर, राइट? तो उस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, मतलब जैसे 5 मिनट में खाना खा जाते हैं। तो क्या फिर कार्बोहाइड्रेट्स उन लोगों के लिए क्या कार्ब्स कभी डाइजेस्ट नहीं होंगे? कई लोगों का, ओके। जैसे ऐसे लोग जो कि जल्दी जल्दी खाना खाते हैं उनका बहुत बड़ी कंप्लेन होती है कि हमें गैस होती है या हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हमें एसिडिटी होती है। वो इसी वजह से होती है बिकॉज हमने अच्छे से चबाया नहीं है। जब हमने ओके। चबाया नहीं है खाना तो क्या हुआ कि वो तो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे सिस्टम में पड़ा है, वो गैस प्रोड्यूस करेगा। तो तो इसकी वजह से कितना परसेंट फूड हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है? कितना परसेंट प्रोसेस मतलब? 30 to 40% जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मुंह में ही डाइजेस्ट होते हैं। ओके। मैक्सिमम अमाउंट जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट का होता है, और इंडियंस में तो हमारा स्टेपल है कार्बोहाइड्रेट, दाल, सॉरी, चावल, आटा, रोटी, ये जो है स्टेपल है हमारे। मैक्सिमम अमाउंट हमारे खाने में इन्हीं चीजों का होता है, तो ये हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होने होते हैं। अगर हम नहीं चबाते हैं
तो वो डाइजेस्ट नहीं होते और वो हमारे इंटेस्टाइन में पड़े होके गैस फर्मेंट होने शुरू हो जाते हैं और गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके तो जैसे आपने बताया कार्बोहाइड्रेट्स की बात की आपने, आप फैट्स की बात कर रहे थे, आप प्रोटीन्स की बात कर रहे थे, आप विटामिन की बात कर रहे थे, मिनरल्स भी होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। तो बिफोर गोइंग एनी फर्दर इन पांचों को ब्रेक करते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से, यही 5 चीजें हैं जो हम फ्रूट अलावा से हमारे निकालते हैं, राइट? खाने में फाइबर होता है, ओके, जो भी फाइबर हम होता है। खाते हैं उसमें फाइबर होता है, और वो फाइबर जो है वो ना डाइजेस्ट होता है ना एब्जॉर्ब होता है, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि वो क्लीनिंग करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो हमारे गट को हेल्दी रखने में मदद करता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगी। जब हम खाना खाते हैं, जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं उसे हम पानी और जूना जो स्क्रबर होता है उससे साफ करते हैं, ठीक है? तो वो जो जूना होता है पहले जमाने में जैसे नारियल का जूना बनाया जाता था, ठीक है? तो वो क्या है, फाइबर है। हमने खाना खाया, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक क्लोज्ड पाइप है, उसको कैसे साफ करेंगे? तो ये जो फाइबर हमारे खाने में है, जो हमारी वेजिटेबल्स में आता है, या जब हम होल ग्रेन्स खाते हैं, साबुत अनाज जिसे हम कहते हैं न, उसमें फाइबर होता है, वो क्लीन करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ताकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली हमारे खाने के ऊपर रिएक्ट कर सके, ठीक है? और अच्छे से डाइजेस्ट हो खाना। ओके तो मैम एक एक करके ब्रेक करते हैं। सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, तो बॉडी में कार्ब्स का क्या रोल है, और कार्ब्स जब डाइजेस्ट होना स्टार्ट होते हैं तो क्या मतलब किस चीज में कन्वर्ट होते हैं जो फाइनली हमारी बॉडी उसे कैसे कंज्यूम करती है? ऐसे ही फिर हम फैट्स की बात करते हैं, हम फिर प्रोटीन्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, देन फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो डेक्सट्रोज हो, चाहे वो लैक्टोज हो, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये ठीक है। ब्रेक डाउन होते हैं फाइनली जाकर ग्लूकोज में, दे गेट ओके। कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ठीक है? तो ये जो ग्लूकोज है ये हमारे लिवर में जाता है। हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन, उसके लिए ग्लूकोज रिक्वायर्ड है। हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ ग्लूकोज से ही चलता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट जैसे बहुत सारी डाइट्स लोग लेते हैं जिसमें वो कार्ब्स बंद कर देते हैं, तो हम करेक्ट। टैक्सिंग आवर ब्रेन, हमारा ओ। ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। उसमें एंजाइटी आने के चांसेस, डिप्रेशन, कई लोग उसमें डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, एंजाइटी होने के चांसेस रहते हैं, इरिटेशन हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा ब्रेन को फ्यूल नहीं मिल रहा काम करने को, ठीक है? हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स हैं इसके, जैसे किडनीज है, वो ग्लूकोज के बिना काम नहीं कर सकते, दे नीड ग्लूकोज टू फंक्शन। हमारे जो रेटिना ऑफ द आई है, हम जो देखते हैं, उसके लिए ग्लूकोज की, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, तो क्या होगा? जो मैंने प्रोटीन्स या फैट्स भी लिए ना, वो पहले लिवर में जाएंगे, अमाइनो एसिड वो ब्रेक डाउन होंगे अपने यूनिट, जो उनका बेसिक यूनिट है उसके अंदर, और वो फिर कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, क्योंकि ब्रेन को तो ग्लूकोज ही चाहिए, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को ग्लूकोज चाहिए, तो हम खाएं या ना खाएं। मान लीजिए लोग कहते नहीं हम फास्ट रखेंगे, तो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी मसल्स हैं या फैट सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। ओके। ओके। तो मतलब परफेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका, और मेन फंक्शन, सबसे पहला मेन फंक्शन है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें कोई भी काम करने के लिए। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के बिना, ग्लूकोज के बिना काम नहीं कर सकते। ओके। चीज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, अगर कोई लोग कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, कई ऐसी डाइट्स हैं, फिर मैंने उसमें बोला कि प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो प्रोटीन का मेन काम क्या था? वो हमारे मसल मास को बढ़ाता है। हम इसीलिए प्रोटीन्स खाते हैं, जब जो लोग जिम करते हैं वो प्रोटीन्स इसीलिए खाते हैं ताकि मसल्स इंक्रीज हो, लेकिन वो काम कर ही नहीं पाएगा। प्रोटीन इज नॉट एबल टू डू इट्स वर्क। वो क्या करेगा? पहले वो कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा, बिकॉज दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है? अगर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं तो मसल का कोई फायदा नहीं है। सही बात है। सो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन बोलते हैं इसे हम, प्रोटीन को अपना काम करने देने के लिए
कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है। तो आजकल जैसे क्या होता है कि लोग जब कार्ब्स देखते हैं, मैं भी जब कार्ब्स देखता हूँ किसी डाइट में, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ और मैं देखता हूँ इसमें 50 ग्राम कार्ब्स है आउट ऑफ 100, तो मैं बोलता हूँ यार ये नहीं खाना मुझे, बिकॉज यूजुअली कहते हैं ओबेसिटी के लिए भी कार्ब्स ही आए हैं। एनीवेज विल गेट ऑन टू इट, आई थिंक आप कंटिन्यू करिए। सो यू टॉक्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, आपने बताया कि उसका बॉडी में क्या रोल है, हाउ इट कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर फाइनली एनर्जी देता है हमारी बॉडी को जो नेसेसिटी है। अगर हम कार्ब्स नहीं लेंगे तो आपने बताया प्रोटीन जिसका मेन काम है मसल्स को स्ट्रांग बनाना, मसल्स को एक्यूमुलेट करना, वो अपना प्राइमरी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले उसको कार्ब्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और तो जो प्रोटीन का मेन रोल है वो कंप्लीट नहीं नहीं कर होगा। पाएगा। ठीक है, करेक्ट। अब आते हैं हम फैट्स पे। ऑल्दो फैट्स जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, क्योंकि वो मान लीजिए अगर 1 चम्मच मैंने चीनी खाई तो वो 20 कैलोरी देगी, लेकिन अगर 1 चम्मच तेल लेती हूँ मैं तो वो 45 कैलोरीज देता है, मोर देन डबल दी कैलोरीज। तो कैलोरीज क्या होता है मैम एग्जैक्टली? कैलोरीज होता है, ये एक यूनिट है नापने का कि कितना हमने एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है, मतलब तो चाहे मैं फैट लूं चाहे कार्बोहाइड्रेट मैं प्रोटीन लूं, कैलोरीज ही जाएंगी बॉडी में। कैलोरीज ही जाएंगी बॉडी में। इस बात पे तो मैं अभी फैट्स जब समझाऊंगी तो आपको आती हूँ उस बात पे। एनर्जी, ये एनर्जी होती है ये खाना जो भी हम खाते हैं, ये बेसिकली बेसिक चीजों से बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, इसी से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीजें हैं जो कि इस खाने के अंदर है, और ये आपस में कनेक्टेड है बॉन्ड से। इनके आपस में, मान लीजिए एक तार के साथ ये आपस में कनेक्टेड है। ये जो तार है इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहती है, जब ये बॉडी में जाता है जो ब्रेक डाउन होता है तो ये तार ब्रेक डाउन होती है। तो ये जो तार है, चाहे वो फैट्स में हो, चाहे प्रोटीन्स में हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स में हो, वो बॉडी में जाके एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो फैट्स खाएंगे तो उसमें हमें मोर देन डबल दी एनर्जी मिलेगी जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड्स में हमारी बॉडी में। फैट्स के बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत सारे लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं देखो मैडम मेरा वजन बढ़ गया है तो मुझे लगता है कि मुझे तेल घी तो खाना छोड़ देना। ओके, और मैम मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम भी है तो बिल्कुल ही फैट नहीं खाना चाहिए। बट मोर देन दिस, फैट का बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारे। एक तो जो मैंने फैटी एसिड्स बोला, ये these are called essential fatty acids, जो कि हमारी बॉडी में इसलिए हमारे जो ब्रेन के नर्व्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं और उनको नर्व्स कहते हैं, उनका जो कवरिंग होता है, न्यूरॉन्स कहते हैं उनकी उनकी जो कवरिंग होती है, उसके लिए हमें फैट्स की जरूरत होती है। तो हमारे ब्रेन में हमारी जो नर्व्स हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगी अगर फैट की कमी है। हमारी बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनीज हैं, दे आर वाइटल ऑर्गन्स। वो हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए दे आर इम्पोर्टेंट। हमारा ब्रेन है, इन सबकी कवरिंग फैट है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ना वो 60% फैट है। ओके। ठीक है, अगर हमने फैट खाना बंद कर दिया तो ये सारी चीजें प्रॉपर फंक्शन बंद हो जाएगा इन चीजों का। ठीक है, तो पर हाँ, लेकिन अगर हम मतलब इतना अमाउंट में फैट खा रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट में फैट खा रहे हैं, तो वो कन्वर्ट होगा एडिपोज टिश्यू में, यानी कि फैट सेल्स में, और वो बनेगा फैट। लेकिन इसके साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं या प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी फैट में कन्वर्ट होगा अल्टीमेटली, अगर हमें जरूरत नहीं है उतने की। ओके ओके। कार्बोहाइड्रेट मुझे सपोज 100 ग्राम जरूरत है, मैं 150 ग्राम खा रही हूँ, तो जो ये 50 ग्राम है वो मेरे बॉडी में जाके, क्योंकि उसका तो यूज हुआ ही नहीं, वो बचा हुआ है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको कन्वर्ट कर देगी फैट सेल, क्योंकि वो फैट में स्टोर होगा। ओके ओके। ठीक है, हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म जो है एनर्जी का, वो फैट है। ग्लाइकोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट से, और भी ग्लाइकोजन बनता है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी है, 300-400 ग्राम। लेकिन हम जितनी हमारी बॉडी है उससे 150 गुना ज्यादा, मतलब मैं इफ समबडी इज 60 kgs तो उसका 150 टाइम्स दे कैन स्टोर फैट। ओके ओके। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि
मैं कुछ भी कंज्यूम करूं अपनी बॉडी में, चाहे मैं कार्ब्स कंज्यूम करूं चाहे मैं प्रोटीन्स कंज्यूम करूं, अगर मेरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा मैंने कंज्यूम किया, वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होगा। अगर फैट भी, अगर हम अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा फैट ले लेते हैं, वो भी फैट में कंज्यूम, मतलब एक्स्ट्रा फैट में कंज्यूम हो जाएगा, और वो ही बॉडी में जाके, जो हम कहते फैट हैं कि सेल्स कोई बनाएगा। मोटा हो गया है, फैट सेल बना दिया, ओबेसिटी हो गई है, वो ही जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा बेसिकली एक्यूमुलेट। बॉडी में। और ओके। कई तरह के फैट ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कि हमें रेड मीट्स में मिलते हैं, या हमें एनिमल सोर्सेज में जो फैट्स मिलते हैं, बटर ओके। प्रोसेस, और अगर उनमें प्रोसेसिंग हुई है, प्रोसेस्ड बटर है, तो वो और खराब हो जाते हैं क्योंकि उसमें ट्रांस फैट्स आ जाते हैं। तो ये ओके। चीजें हमें अपनी लिमिटेड क्वांटिटी में, जितनी मुझे मेरी एज, मेरे जेंडर, मेरे एक्टिविटी लेवल के हिसाब से रिक्वायर्ड है, वैसे ही हमें कंज्यूम करनी चाहिए कोई भी न्यूट्रिएंट। इस पे आएंगे मैम, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमें हमारे हिसाब से कैसे डाइट प्लान करनी चाहिए, कैसे करनी सोचना चाहिए। चाहिए। बट अभी कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आपने कार्ब्स के बारे में बताया, प्रोटीन के बारे में फैट्स के बताया, बारे में फैट्स बताया, के बारे अब में आते हैं हम बताया। प्रोटीन्स के बारे में। ओके। प्रोटीन्स जो है उसका मेन काम है मेंटेनेंस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माने कि जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जब वो ग्रो कर रहे हैं तो नए सेल्स बनते हैं, नए ऑर्गन्स बनते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, नए सेल्स बनाने के लिए, नए ऑर्गन्स बनाने। और जब हम ग्रो कर जाते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है 20 साल के 25 साल के बाद में, वी आर नॉट ग्रोइंग एनीमोर, ठीक है, तब क्या होता है, जो प्रोटीन है वो मेंटेनेंस के लिए टूट फूट होती है हमारी बॉडी में। हम कुछ भी काम करते हैं, हम कुछ काम नहीं भी करते, तो हमारे इंटरनल जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें बहुत सारी टूट फूट होती है, और हमारे बॉडी के सेल्स अदरवाइज ऑल्सो रोज नए बनते रहते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ठीक है। हमारे बॉडी में मसल्स बनते हैं, उसके लिए प्रोटीन। तो ओके। लेकिन जब हम ग्रो कर रहे हैं तब हमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन जब हम ग्रो कर गए हैं तो हमें लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोटीन की जरूरत है। तो अगर हम अननेसेसरी क्वांटिटी में प्रोटीन खाते हैं तो वो हमें हार्मफुल भी हो सकता है। वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट में भी कन्वर्ट होगा, एंड इट विल बी डिपॉजिटेड इन द किडनी को, इसको प्रोटीन को बाहर निकालना होता है, तो इट कैन गेट डिपॉजिटेड लाइक रीनल स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं किडनी में, पथरी जिसे बोलते हैं वो बन सकती है। तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कितनी क्वांटिटी किसी को प्रोटीन की या देनी है, प्रोटीन प्रोडक्ट्स की देनी है। ओके। ओके। अब अगर हम बात करें विटामिन्स और मिनरल्स की, विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो मेन काम उनका होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर करना, हमें डिजीजेस से बचाना, हमारे शरीर को का डिफेंस सिस्टम बेटर करना, ठीक है। जैसे कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में भी डिफेंस सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसको बेटर करना, उसको सपोर्ट करना, हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करना। हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो खाते हैं उनकी डाइजेशन तब तक नहीं होती जब प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन्स और मिनरल्स नहीं होते, ओके। ओके। ठीक है। तो हमारे सारे सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। फिर हमारी जो बोन्स बनती हैं उसके लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, हमारे बॉडी में जो ब्लड बनता है हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन की जरूरत होती है। इसी तरीके से मिनरल्स और जो हमारे विटामिन्स हैं उनकी इन सब चीजों के लिए जरूरत होती है। उसके अलावा ये विटामिन्स और मिनरल्स जो है एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब है जब भी हमारी बॉडी में कोई भी काम हो रहा है तो वो एक केमिकल रिएक्शन की तरह होता है, हमारे सारे सेल्स में कई सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये सारे केमिकल रिएक्शंस के कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी कि हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती, वो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, यानी कि जहर का काम करते हैं, तो उनको हमें बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, ओके। हमारी बॉडी से इन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। ये काम वाटर का भी है। वाटर भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिसे कि हमें अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड नाउ फाइबर आल्सो हैज बीन इंक्लूडेड एज अ न्यूट्रिएंट। तो अगर वाटर के ऊपर मैं आती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं काफी पानी कंज्यूम करता हूँ। कैसे? मैं 5 कप तो चाय पीता हूँ और 1-2 कप मेरे कॉफी के हो जाते हैं, तो मेरा तो बहुत पानी हो जाता है। नहीं, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग टी यू वांट वाटर टू। अब क्या होता है, मैंने चाय पिया, चाय में निकोटीन है, ठीक है। जो निकोटीन है वो एक टॉक्सिन है,
उसे बॉडी से बाहर निकलना है। और उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम किसी भी चीज को अगर साफ करते हैं तो वी नीड वाटर। अगर हम बर्तन भी साफ करते हैं, कोई जगह भी साफ करते हैं, तो उसको साफ करने के लिए, फ्लशिंग के लिए वी नीड वाटर। सो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी जो भी कुछ हमें फ्लश आउट करना है उसके लिए हमें पानी की जरूरत। तो अगर हम निकोटीन को फ्लश आउट करने के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन चाय के कप में तो 1 कप पानी है, लेकिन उस निकोटीन को जो उसमें मिला 60 मिलीग्राम के करीब, उसको फ्लश आउट करने के लिए मुझे 3 कप पानी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? सो चाय कॉफी जो है दे आर नॉट सोर्सेज ऑफ वाटर। नींबू पानी, नारियल पानी, बटर मिल्क, इफ यू कंज्यूम सूप्स, जूसेस, दे आर सोर्सेज ऑफ वाटर। हाँ या सॉरी, हाँ तो मैं वाटर वाटर के बारे में ही थोड़ा, बिकॉज आप वाटर के बारे में बात कर रहे थे, तो एक मतलब काफी डिबेट चलती है मेरे घर में भी, काफी डिबेट चलती है कि मेरे फादर डॉक्टर हैं, ही कंज्यूम्स वेरी लिमिटेड वाटर। वो ये बोलते हैं कि जब प्यास लगती है तब मैं पानी पीता हूँ और उतना ही पानी मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तभी मुझे रिक्वायर्ड। प्यास कम लग रही है। मेरे दादाजी वो बहुत पानी पीते हैं, मतलब वो गिन के 3, 3.5, 4 लीटर पानी पीते हैं, बट रिसेंटली ही हैड अ हार्ट अटैक। तो जब उनको वो अटैक हुआ तो उन्होंने बताया कि आप पानी कम पियो, बिकॉज ही वॉज ड्रिंकिंग सो मच वाटर। तो उनका जो ब्लड था बेसिकली वो शायद थिन हो रहा था, जितना नहीं होना चाहिए था बेसिकली। तो ही वॉज एडवाइज्ड कि थोड़ा सा पानी रिड्यूस कर दो। सो एक नॉर्मल पर्सन के लिए, आई नो कि डिपेंड्स अपॉन आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है कितना नहीं है, आपकी एज क्या है, बट लेट्स अज्यूम आजकल का नॉर्मल पर्सन जो अपने घर में बैठा है, रिक्शा नहीं चला रहा है, फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं कर रहा है, क्या मतलब पानी को कितना कंज्यूम करना चाहिए या कितना नहीं करना चाहिए? शुड बी सेट आवर माइंड कि नहीं यार 3 लीटर तो पीना ही पीना है, या जब प्यास लगे तब पीना चाहिए? क्या सही तरीका है बेसिकली? सबसे पहला चीज, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए 500 ml पानी की जरूरत होती है। तो 2 ग्लास पानी, अगर हम 1.5 से 2 ग्लास पानी पीते हैं, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट टू फ्लश आवर सिस्टम। ओके। बट वो पानी में काउंट ही नहीं होता, जो हम पूरा दिन पानी पीते हैं वो उसमें काउंट नहीं होता, जस्ट टू क्लीन आवर सिस्टम। दैट वाटर इज जस्ट टू क्लीन आवर सिस्टम। जो हमें दिन में पानी पीना चाहिए, ये बात ठीक है कि जितना हमें प्यास लग रही है, बट प्यास हमें कब लगती है? जब हमारा बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है। ठीक है? सो इट इज बेटर दैट यू ड्रिंक वाटर ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। कम से कम 7, 8 to 10 glasses of water per day is essential. 8 मतलब 150 से 1500 to 2000 ml of water, उससे ज्यादा जरूरत नहीं, उससे कम भी पी सकते हैं। If we are sitting in the AC, we are not going passing urine that much, हम उतना ज्यादा वॉशरूम वगैरह नहीं जा रहे हैं, और हम एसी में बैठे हुए हैं, अपने घर में हैं, हमारा इतना ज्यादा पसीना भी नहीं जा रहा है, तो हमें 8 ग्लास पानी बहुत। ओके ओके। तो पानी पीने से क्या ये एज पे भी डिपेंड करता है, हम किस एज ग्रुप में? हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं दे लूज मोर वाटर, देयर एक्सपोजर इज मोर कंपेयर्ड टू एज वी ग्रो ओल्ड। जैसे जैसे बड़े होते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, स्किन का एक्सपोजर भी कम हो जाता है, तो वो हमारे पानी की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, जैसे आपने बोला हार्ट की प्रॉब्लम, देन किडनीज आर अफेक्टेड, तो उन टाइम्स पे हमें पानी की क्वांटिटी कम करनी चाहिए। उसके बाद में हमारी जो मसल्स हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो इनकॉन्टिनेंस होता है लोगों को, मतलब वॉशरूम जाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी जाना पड़ता है, मसल्स जल्दी वो हो जाती हैं, ब्लैडर जल्दी फुल हो जाता है, तो उस टाइम पे भी हमें क्वांटिटी अपने पानी की कम कर देनी चाहिए। वैसे अगर आप सही में क्वांटिटी अगर देखें तो यूरिन आउटपुट प्लस 500 ml, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। यूरिन आउटपुट प्लस 500 प्लस ml? 500 ml, ओके इतना ही ओके। पानी हमें रिक्वायर्ड है पूरे दिन में। और मैम एक और काफी डिस्कशन चलता है मेरे घर पे इस बारे में, मुझे पता नहीं सही तरीका क्या है, बट मैं तो पी लेता हूँ। बट लोग कहते हैं कि जब आप खाना खा रहे हो उसके साथ पानी मत पियो, उसके बाद आधा घंटे तक पानी मत पियो, उससे पहले पीना है तो पी लो। तो ऐसा भी कुछ है कि हमें खाने के साथ नहीं पीना चाहिए या पहले पीना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का वैसे इशू है। मैं पर्सनली इस चीज को नहीं मानती हूँ कि पानी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जो हमारा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पूरे सिस्टम में करीबन 5 to 6 लीटर्स ऑफ जूसेस रिलीज होते हैं।
ओके विच आर बेसिकली वाटर ओनली, ठीक है। ओके और दूसरी चीज क्या होती है, कई लोगों का सलाइवा थोड़ा थिक होता है, तो उनको पानी की जरूरत पड़ती है टू स्वॉलो दी ट्रू खाना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पीना चाहिए उससे, बट हाँ, जो आयुर्वेदा सिस्टम फॉलो करते हैं उन लोगों का कहना होता है कि आधे घंटे के बाद पानी पियो, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि योर सिस्टम इंटरनली इज अ लिटिल हीटेड, और आप ठंडा पानी पीते हो तो वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है। हाँ, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे पानी पिए तो ज्यादा बेटर है, रादर देन बिल्कुल आप ठंडा पानी पी रहे हैं। दोनों में ये चीज ठीक है। बिल्कुल कोल्ड वाटर विद योर फूड इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल ठंडा पानी आप खाने के साथ पिए, वो बहुत अच्छा नहीं है। इट इज बेटर कि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पी सकते हैं खाने के साथ। मतलब मैं भी ऐसे कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि शुरू से हमने देखा है कि मेरे दादाजी मेरे नाना जी थे जो, वो जब बैठते थे खाना खाने के लिए तो वो थाली लेके बैठते थे, उसमें पानी भी होता था साथ में, वो पहले हाँ चढ़ाते थे फिर साथ में पीते जरूर थे। हाँ। आजकल ऐसा ट्रेंड चला है कि पानी पीते हुए कोई देख लेगा, बोलेगा यार तुम तो खाने के साथ पानी पी रहे हो, तो काफी नेगेटिवली देखने लग गए हैं उस चीज को आजकल मेरे स्पेसिफिकली। हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंटरनली इतना पानी निकल ही रहा है, तो थोड़ा 2 ग्लास एक गिलास अगर आप 200 ml पानी पी भी लेते हो तो क्या ऐसा। तो अब नहीं पूरे फर्क दिन पड़ता। में हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कम से कम 10-12 लीटर पानी निकलता है, ताकि उसको खाने को डाइजेस्ट कर सके। सो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इसी चीज पे था कि मैं बस इसको कंक्लूड कर रहा था अपनी डिस्कशन को अभी तक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आपने जो बताया वो ये बताया कि जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होना चालू होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सबसे पहले डाइजेस्ट होते हैं, अराउंड 30 to 40% डाइजेशन हमारे मुंह में हो जाती है। उसके बाद आपने बताया कि जब हमारा बॉडी में खाना जाता है तो हर एक सेल बेसिकली हमने जो खाना खाया होता है उसको कंज्यूम करता है, राइट। उसे कंज्यूम करने के लिए सेल्स जो हैं वो हमारे बॉडी में जो भी हमने खाना खाया होता है उसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में देखते हैं बेसिकली। आपने जैसे, अब हाँ इसको सॉरी, इसको एक बारी मैं ब्रेक डाउन करती हूँ। जो हम खाना करेक्ट। खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होता है। वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे ब्लड में जाते हैं, और ब्लड हमारे हर एक सेल में जाता है उन न्यूट्रिएंट्स को लेके। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो उन न्यूट्रिएंट्स में अब प्रोटीन्स भी होंगे, मतलब प्रोटीन्स कन्वर्ट हो चुके होंगे शायद, बट लेट्स हाँ। से प्रोटीन का कन्वर्टेड फॉर्म होगा। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स का कन्वर्टेड फॉर्म होगा, फैट का कन्वर्टेड फॉर्म होगा, मिनरल्स होंगे एंड फाइबर होंगे, ठीक है, गॉट इट, क्लियर। तो मैम अब मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। बेसिकली मैंने खाना खा लिया। आज मैं एक 18 ईयर्स का इंडिविजुअल हूँ और मैं लेट से काफी एक्टिव हूँ, स्पोर्ट्स काफी खेलता हूँ, तो मैं 5 रोटी भी खाता हूँ, चल जाता है मुझे। अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि आई वॉज इन स्पोर्ट्स तो मैं काफी खाना खाता था, अभी इवेंचुअली आई एम नाउ 30 और मैं अब इतना खाना नहीं खाता, मतलब कम करना पड़ा मुझे क्योंकि वो मेरे बॉडी में दिखने लग गया, मतलब इवेंचुअली आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। तो अगर किसी को, हर एक बंदा डाइटिशियन के पास नहीं जाता, बट अगर किसी को सिर्फ एक कॉन्शियस ईटिंग करनी है, उसको सिर्फ ये सोचना है कि, क्योंकि कैलोरी भी काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है कि मुझे कितना कंज्यूम करना है, क्या कोई ऐसा सिंपल तरीका है जिससे कोई इंडिविजुअल अपनी एज ग्रुप के हिसाब से और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनी खुद की डाइट प्लान कर सकता है? वैसे तो मैं एक बात बोलती हूँ कि एक बारी तो डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। नॉट बिकॉज आई एम अ डाइटिशियन इसलिए डाइटिशियन के पास जाना चाहिए, बट अगर आपको कोई भी दवाई जरूरत होती है, आप अपने आप से नहीं लेते हो, नहीं लेनी चाहिए, यू गो टू अ डॉक्टर। बट करेक्ट। जो सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आपकी जो भूख है, लिसन टू योर हंगर। आप जब अपनी भूख को सुनते हो तो वो आपको अपने आप बताएगी कि इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज जो कि आयुर्वेदा भी बहुत उससे बोलता है कि आपकी जो भूख है उससे आधी रोटी कम खाओ। तो जब हम खाना खाते हैं, आजकल की प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम खाना खाते हैं, मैं अपना भी बोल रही हूँ, वो बहुत बहुत बारी मैं कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर के आगे हूँ और मैं खाना खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये मेरा टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। या कभी हम न्यूज देख रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन का कनेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम से वो नहीं है। वी आर नॉट लिसनिंग, हमारा ब्रेन बोल रहा है बस कर बाबा बस कर, एंड वी आर स्टिल मंचिंग एंड ईटिंग। सो वन बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर ब्रेन, ठीक है। एड वेराइटी टू योर डाइट।
मतलब आज मैंने मूंग की दाल खाई, अगले 4 दिन तक मैं मूंग की दाल ही खा रही हूँ, वैसा नहीं है। आज मूंग खाई, कल मसूर खाई, परसों उड़द खाई, अरहर खाई, तो हर एक में अलग अलग। इसी तरीके से मेरे को आजकल ये जो ईयर है, दिस इज द ईयर ऑफ द मिलेट्स, क्योंकि हम सिर्फ क्या खाते हैं, चावल और गेहूं। अगर मैं इसको थोड़ा वो करूं, अगर आप देखें तो हमारी जो पुरानी जनरेशन थी, उन्होंने बहुत सारे व्रत त्योहार रखे, और उसमें अलग अलग तरीके के खाने चीज, जैसे नवरात्रे के व्रत कुट्टू का आटा खाना है, समाई के चावल खाने हैं, नॉर्मल चावल आटा नहीं। वो व्रत जो थे वो रिलीजियन से ज्यादा हमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। ओके, जिस दिन हम फास्ट रखते हैं, हम फ्रूट खाते हैं। करेक्ट, नॉर्मली अगर आप पुराने जमाने में देखो तो लोगों के पास इतना नहीं होता था कि रोज फ्रूट्स खाएं, लेकिन अगर व्रत रखेंगे तो वो फ्रूट और दूध पे जाएंगे ज्यादा, तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो उनको नॉर्मल आपके रेली खाने से नहीं मिल रहे हैं। तो करेक्ट, आपकी डाइट में वैरायटी होनी चाहिए। कलर वैरायटी को हम कलर से भी देख सकते हैं, कि जैसे डिफरेंट कलर्स के हमारे वेजिटेबल्स होने चाहिए डेली डाइट में, डिफरेंट कलर्स के हमारे फ्रूट्स होने चाहिए डेली डाइट में, डिफरेंट कलर की दाल्स होनी चाहिए डेली डाइट में। जैसे कभी हमने उड़द खाई, कभी मसूर खाई, दे हैव डिफरेंट कलर। पिंक कलर की दाल है मसूर, मलका मसूर की, पीले रंग की मूंग की दाल है, व्हाइट कलर की उड़द धुली दाल है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमने सारी चीजें, तो ऐड वैरायटी, ऐड कलर टू योर डाइट। ओके, ठीक है, ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमने इंक्लूड करी, या रेड कैरेट्स इंक्लूड, डिफरेंट। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है अपने डाइट को बेटर बनाने का। और सब फूड ग्रुप्स, अब फूड ग्रुप्स अगर मैं समझाऊं तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें मिलते हैं अनाज में, या फिर मिलते हैं फलों में, या हमें मिलते हैं जो ये जैम्स, जेलीज, ब्रेड, इसके अंदर मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, जो हमारी एक प्लेट है, खाने की जो प्लेट है, उसके अंदर प्रोटीन का सोर्स भी होना चाहिए। जैसे दही हो गई, या पनीर हो गया, या सोयाबीन हो गया, या नॉन वेज हो गया, अंडा हो गया, ये एक हमारी प्लेट में होना चाहिए। फिर काफी सारा पोर्शन वेजिटेबल्स का होना चाहिए। वेजिटेबल्स में हम हर तरीके की वेजिटेबल काउंट कर सकते हैं उसके अंदर। और जब हम इन चीजों को बना रहे हैं तो डेफिनेटली फैट हमारा यूज होगा ही। तो सम अमाउंट ऑफ करेक्ट, फैट इज देयर, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, विटामिन ये आ गया, हमारे वेजिटेबल्स जो आ गए, तो उसमें विटामिन एंड मिनरल्स आ गए, तो ये हमारी प्लेट पूरी हो गई। और आज की तारीख में जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं जो मतलब बहुत हैवी वर्कर्स नहीं है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं, जी, तो उनके लिए जरूरी है कि जो वेजिटेबल का पोर्शन है वो ज्यादा हो, ओके, वेजिटेबल्स का पोर्शन ज्यादा हो। हाफ ऑफ द प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स, फाइबर। ओके, 1/4 should be, more than 1/4 should be protein, and a small portion should be carbohydrates, अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर होल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि आटा जो है, गेहूं का आटा जो है, उसके साथ उसका चोकर भी है, उसका जो हम ब्रांड निकाल देते हैं वो निकला हुआ नहीं है, उसी के अंदर है, तो वो क्वालिटी अच्छी है। रागी हम ओट्स यूज कर रहे हैं या रागी यूज कर रहे हैं, तो वो होल ग्रेन्स की वजह से उसको हम ज्यादा क्वांटिटी में भी, ठीक है, ओके, तो वन ओके। फोर्थ वन फोर्थ हो सकता है। ठीक है। तो मैम आपने एक मेंशन किया कि डाइट के अंदर प्रोटीन्स के लिए स्पेसिफिकली आपने नॉन वेज और एग का भी मेंशन किया। तो ये भी काफी डिबेट चलती है, दो चीजों पे आजकल काफी डिबेट चल रही है। एक डिबेट इस चीज पे चल रही है कि जो ह्यूमन कैनाइंस है बेसिकली, वो ऐसा दिखाते हैं कि ह्यूमंस आर मेंट टू ईट ओनली वेजिटेरियन, मतलब हमें सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। नॉन वेज खाना खाना जिसको चाहिए, उनके अगर हम दांत देखें, चाहे वो शेर है चाहे वो ऐसे जानवर है, तो पता चलता है कि उनकी बॉडी बनी है उस चीज के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये है कि वेज वर्सेस नॉन वेज डाइट की जो डिबेट है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और इसी से एडेड क्वेश्चन है मेरा कि आजकल ये भी चल गया है कि सिर्फ नॉन वेज नहीं, लोग कहते हैं वीगन खाना खाओ, कहते हैं कि दूध जो है वो कोई प्लांट से नहीं आ रहा, वो किसी जानवर से ही आ रहा है, तो दूध हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन हमारे तो हिंदू कल्चर या इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो दूध एक ऐसी चीज है जो बच्चों को भी पिलाते हैं, स्टार्टिंग से चलती है। तो दूध को लेके और नॉनवेज को लेके क्या ओपिनियन है आपका, और क्या आपके हिसाब से क्या मिथ है और क्या सही है?
एक्चुअली क्या होता है कि टाइम टू टाइम नई नई रिसर्च होती रहती है चीजों के ऊपर, और हर रिसर्च का एक नया रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट के हिसाब से हम सारी चीजों को देखते हैं। पर जहां तक नॉन वेजिटेरियन फूड की बात है, इस बात को मैं भी बोलती हूँ कि हमारे दांत, दे आर नॉट मेंट टू चू नॉन वेज फूड। अगर आप देखें जो जैसे अगर आप लोगों के घर में नॉर्मली कुत्ता होता ही है, अगर आप देखें उनके जो टीथ हैं, दे आर टीयरिंग टीथ, दे हैव दीज टीथ्स आर टीयरिंग टीथ्स, तो वो दे हैव अ डिफरेंट शेप कंपेयर टू ह्यूमन टीथ। ओके, इसके साथ साथ दे हैव गिजर्ड्स, उनके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके अंदर गिजर्ड्स होते हैं, जो कि उसको पूरी तरह से प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में नहीं होते, जो प्रोटीन्स ओके में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके लेकिन हाँ, जो प्रोटीन्स नॉनवेज फूड में हैं, दे आर डाइजेस्टेड प्रोटीन्स। उसका मैं मतलब बताती हूँ। जैसे हमने अगर वेजिटेरियन फूड खाया, गोट, सपोज मैं एक गोट का एग्जांपल, गोट ने पत्ते खाए, उसने उन पत्तों को कन्वर्ट किया अपनी बॉडी में प्रोटीन में। मैं भी पत्ते की सब्जी खाऊंगी तो मेरी बॉडी में वो जाके उसका कुछ पोर्शन प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर इफ समबडी इज ईटिंग गोट मीट, तो वो प्रोटीन तो ऑलरेडी बन चुका है ना। ठीक है, तो उसकी अवेलेबिलिटी हो सकता है ज्यादा हो। ये अभी भी रिसर्च का मुद्दा बना है, इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है। लेकिन बहुत सारे रिसर्चेस जिनका की रिजल्ट आया है, उनका कहना है कि नॉन वेजिटेरियन फूड ना सिर्फ ये कि अच्छा है या खराब है, लेकिन दैट इज मोर हार्मफुल टू द बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, उसका एक पीएच होता है जो कि एल्कलीन पीएच होता है, जो कि बेसिक होता है। मुझे पता नहीं इसको आसान लैंग्वेज में कैसे समझाया जाए, हाँ, मतलब जैसे लेकिन पानी है वो न्यूट्रल है, पानी न्यूट्रल न्यूट्रल है। होता है, और हाँ फिर अल्कलाइन होता है और एसिडिक होती है कोई हाँ, चीज। तो हमारा जो जी ब्लड है उसका पीएच भी ऑलमोस्ट पानी के पीएच से थोड़ा सा ऊपर होता है, एल्कलाइन होता है। लेकिन जो नॉनवेज का पीएच है वो कम होता है, क्योंकि जब हम व्हेन वी कट द, जब वो स्लॉटर किया जाता है, जानवर को काटा जाता है, तो वो सारा एसिडिक कन्वर्ट हो जाता है, इट बिकम्स एसिडिक। तो वो हमारी बॉडी में जाके टर्न्स टू एसिड। ओके ओके, तो समझ गया। वो बीमारी पैदा करने में, मतलब इट कैन कॉज डिजीज। ओके ओके, बट देन वर्ल्ड में तो मैक्सिमम लोग नॉनवेज ही खाते हैं वैसे। आज की तारीख में अगर आप देखोगे ना, इवन द यूरोपियंस आर टर्निंग इनटू वेजिटेरियंस बिकॉज दे से दैट इज अ हेल्दियर वे ऑफ लाइफ। उसमें ज्यादा आपको हेल्थ, दैट इट इज मोर हेल्थफुल। आपको नॉन वेज में फाइबर नहीं मिलता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, अगर जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स कम क्वांटिटी में मिलते हैं, तो वो जो प्रोटीन उनको मिल भी रहा है, अगर हमारी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट भी किया है, तो भी जो है वो उतनी अच्छी तरीके से उनको अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कम है, तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ गया समझ गया, ओके। और इसके अलावा जब इनको स्लॉटर किया जाता है एनिमल्स को, तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनकी बॉडी, जो कि जैसे कहना चाहिए नेगेटिव हार्मोन्स हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूं, क्रूरता। उनका जब कोई स्लॉटर हो रहा है, आप समझो, तो उस टाइम पे उसकी क्या मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन जो होगी, those hormones are coming into the body of the person who's eating it, so ओके that ओके, that way also it affects. Okay, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ये डाइजेस्ट नहीं होता, इट हैज एसिडिक पीएच, बहुत सारी बीमारियों का कारण है, इवन कई सारे कैंसर्स का कारण है। जी तीसरी जी चीज, जी, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, हार्ट डिजीज हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए आपके किसी भी ब्लड में, तो डाइटिशियन मना करेगी रेड मीट नहीं खाना, डॉक्टर मना करेगा रेड मीट्स नहीं खाने, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कि हमारी ब्लड आर्टरीज को क्लॉग कर देते हैं, उनमें ब्लड को फ्लो होने नहीं। करेक्ट दूसरी करेक्ट। चीज इसमें होती है, सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए।
हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में सोडियम की जरूरत होती है, बट अगर हम ज्यादा खाते हैं तो वो सोडियम जो है वो हमें हमारी शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारी किडनीज को नुकसान पहुंचाता है, हमारे बॉडी में पानी इकट्ठा होने लगता है उसकी वजह से, जिसकी वजह से अडीमा, फैटनेस, इवन जो हम लोग बोलते हैं हम वजन ज्यादा हो रहा है, वो कई बार सिर्फ वाटर रिटेंशन की वजह से, नमक ज्यादा है उसकी डाइट। ठीक है। और एक और चीज होती है कि अगर ये ठीक से पकाया नहीं जाता इसको, नॉनवेज फूड को, तो बहुत सारे पैथोजेंस, जर्म्स आने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस आने के चांसेस होते हैं जो खा रहा है। तो इसके लिए ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए वेजिटेरियन फूड ज्यादा सेफर है। अब अगर हम मिल्क की बात करते हैं तो यस, इंडियंस आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ डाइट अगर देखा जाए तो उसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और बहुत सारी वीगन्स जो हैं वो डेफिशिएंट हो जाते हैं बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स में, ओके। क्योंकि दे आर नॉट, सो अ बैलेंस्ड अप्रोच इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली जैसे मिल्क का हम शुरू से सुनते हैं, उसको कहते हैं होल फूड है, वो उसमें सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए। एक ऐसा भी व्यू पॉइंट है कई लोगों का, मैं सुनता हूँ, वो लोग कहते हैं कि खाने में जितना सिंप्लीफाइड फूड आप खाओगे उतना बॉडी के लिए आसान रहता है। मतलब अगर होल फूड है, उसके अंदर सब कुछ ही है, मतलब तो उतना ही डिफिकल्ट है बॉडी के लिए उसको डाइजेस्ट करना या उसको कंज्यूम करना या उसको ब्रेक करना। इसीलिए लोग कहते हैं कि दूध मत पियो, इसीलिए लोग शायद आजकल अवॉइड करते हैं बेसिकली। इनफैक्ट मेरी डाइटिशियन मुझे ये बोलती है कि जब तुम खाना खा रहे हो तो मिक्स मत करो। इवन खाने में बोलती है कि अगर दाल खा रहे हो सिर्फ दाल ही खाओ एक बारी में, उसके साथ में ना रोटी मत खाओ या उसके साथ में चावल मत खाओ। तो क्या ऐसा है कि हम अगर होल फूड कंज्यूम करते हैं जैसे मिल्क के फॉर्म में, या फिर अगर हम दो टाइप के फूड्स को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए डिफिकल्ट होता है और वो सही नहीं है बॉडी के लिए? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जरूरत होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल खानी है तो दाल ही खानी है। दाल और चावल ये तो कॉम्बिनेशन ही है, ये सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दाल के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि डेफिशिएंट हैं, जो कि व्हीट में या राइस में जो सीरियल्स हैं उनमें पाई जाती हैं। तो इट इज रिक्वायर्ड कि इनका कॉम्बिनेशन खाया जाए। और जब ओके। हमारी बॉडी में जब हम ये खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो एंजाइम ऐसे नहीं रिलीज होता सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम रिलीज हो रहा है या सिर्फ प्रोटीन का एंजाइम रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ओके। तो ओके। वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को भी, फैट को भी। तो जैसे मिल्क को होल फूड क्यों कहा जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फैट भी है और उसमें प्रोटीन भी है, इसीलिए वो होल फूड है। ठीक है। तो लेकिन आजकल लोग कई बार इसलिए भी इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज दे हैव लैक्टोज इंटॉलरेंस। जी 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 जी। लैक्टोज जो होता है वो शुगर होता है, इसका मिल्क शुगर होता है जो कि फर्मेंट हो जाता है बॉडी में जाके, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होने लगती है, लोगों को गैस प्रोड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से लोग जो है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मिल्क लेने में आपके हिसाब से कोई प्रॉब्लम हैं। नहीं है, लेना चाहिए, कंज्यूम करना बिल्कुल चाहिए लेना मिल्क? चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। आप कई बारी जैसे बहुत से लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो वे के बने होते हैं। वे क्या है, मिल्क का प्रोटीन है। मिल्क में दो प्रोटीन होते हैं, वे और केसिन। तो जो सप्लीमेंट्स बनते हैं वो वे सप्लीमेंट्स होते हैं या सोयाबीन के सप्लीमेंट्स। गॉट इट। तो गॉट इट। कई सारे, हम तो जाके लेबल नहीं देख रहे, किसी ने कहा ये सप्लीमेंट आपको खाना है, देखते ही नहीं है उसके अंदर वे है, तो हम तो मिल्क इन सम वे और दी अदर खा रहे हैं। तो जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो दही खा सकते हैं, क्योंकि दही जो है उसमें लैक्टोज ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, प्री डाइजेस्टेड है। तो यू पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट दे कैन हैव कर्ड। ठीक है। ठीक है मैम, आई थिंक अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्पेसिफिकली जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, एंड उन प्रॉब्लम्स का सोर्स से हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली दो टाइप की डाइट्स हैं मोटा मोटा, अगर मैं एक आउटसाइडर व्यू की बात करूं। एक वो डाइट है जो अच्छी डाइट है, अच्छी से मेरा मतलब है कि अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो घर का बना दाल चावल रोटी सब्जी जो कहते हैं कि खाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक थोड़ी खराब डाइट है जिसको आप खराब बोल लीजिए या वेस्टर्न डाइट बोल लीजिए, जो
जिसको हम बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड बोल सकते हैं, या नॉन वेज डाइट जैसे हमने डिस्कस किया था अभी। तो इन सारी चीजों से कुछ टाइप की प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो वेस्ट में भी है वो है ओबेसिटी की, राइट। तो इस चीज से स्टार्ट करते हैं कि जो डाइट है, बेसिकली आपका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज को लेके, जो आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड चल पड़ा है। जोमेटो से हम रात को 2 बजे भी ऑर्डर करके बर्गर मंगा सकते हैं और खा सकते हैं, और हमें लगता है कि ठीक है, क्या है, एक एक बनी तो खाई है, उसमें एक टिक्की थी, बट इवेंचुअली देखा जाए तो वो फास्ट फूड है। तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इंडियन डाइट वर्सेस वेस्टर्न डाइट, और उसको खाने से जो ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली, इस प्रॉब्लम का की जड़ क्या है और उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लेते हैं, इंडियन डाइट और वेस्टर्न डाइट की तरह ना लेके फास्ट फूड एंड नॉर्मल फूड की तरह लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड कहते हैं हम। जो फास्ट फूड है दैट इज प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो बन है वो बना हुआ है मैदे का, ठीक है, तो वो रिफाइंड है। जो हमारे घर में रोटी बनेगी वो आटे की बनेगी। आटे को छान देते हैं तो उससे मैदा बनता है। तो जो छान दिया वो इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, वो फाइबर था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आलू की टिक्की बनी, घर में बनेगी पत्ता गोभी, फूल गोभी की सब्जी, या फिर बनेगी पालक, तो उसमें फाइबर था, आलू में कम है, समझ गया। ठीक है। ओके। हमने घर में शायद सरसों का तेल इस्तेमाल किया या घी इस्तेमाल किया, यहाँ प्रोसेस्ड चीज या प्रोसेस्ड बटर इस्तेमाल, तो सारी चीजें जो है यहाँ प्रोसेस हो गई बर्गर में, ठीक है। या फिर हम पिज्जा का भी एग्जांपल लें तो वही चीज है, बेस जो है उसका मैदे का है, उसके ऊपर चीज लगा है, उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जी कुछ होगी, बट द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल दैट वी ईट इन अ कटोरी और द वेजिटेबल दैट इज ऑन दैट, वो दोनों मैच करने में ये कम है और ये ज्यादा है, ठीक है। करेक्ट। अब ये जो हमने खाया बर्गर, इसके अंदर पहला तो मैंने कहा कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। जी। क्यों रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्यों नुकसान करता है, जब हमने उसे खाया तो वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ग्लूकोज तक पहुंचने वाला है। हमारे को ठीक है। अल्टीमेटली ग्लूकोज चाहिए बॉडी को। तो जब जी। हमने खाया थोड़ी देर के बाद में वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो गया, ओके। ठीक है? अब जब वो ग्लूकोज सर्कुलेट होना शुरू हो गया और हम लेट के टीवी देख रहे हैं, तब हमें इतना ग्लूकोज चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ काम कर नहीं रही ना, मैं तो टीवी देख रही हूँ या मैं कंप्यूटर पे कुछ काम कर रही हूँ। सो माई एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी लिटिल एट दैट टाइम। ओनली कितनी रिक्वायरमेंट है कि मेरा हार्ट बीट करता रहे, मेरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन चलती रहे, मेरी सांस चलती रहे और मेरा ब्रेन फंक्शन करता है। तो वो रिक्वायरमेंट कम है एज कंपेयर टू कि मैं जब फिजिकली एक्टिव हूँ, पूरा दिन घर का काम कर रहे हैं, या हम ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उससे कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। ओके। अब वो ग्लूकोज मेरी बॉडी को अवेलेबल हो गया, उसकी क्वांटिटी थी मान लीजिए 20 ग्राम्स। अब मेरी बॉडी को तो इतना चाहिए नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा फैट में, चल बाद में जरूरत होगी वील यूज इट। सो दिस इज बॉडीज टेंडेंसी टू कन्वर्ट व्हाटएवर एक्स्ट्रा एनर्जी इज देयर इनटू फैट, तो वो बढ़ाता है ओबेसिटी। अब उसके अंदर टिक्की आलू की थी, वो भी ग्लूकोज है, दैट विल बी आल्सो फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दैट इज आल्सो गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। अब आया चीज, अभी मैं नॉनवेज पे भी आती हूँ। अब आया चीज, चीज जो है वो फैट है, ठीक है, लेकिन वो फैट भी प्रोसेस हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग हुई है, वो नॉर्मल फैट नहीं है। जैसे दूध को बॉईल किया तो मलाई निकल आई, वो सिंपल फैट है, बट हमने उसको पकाया, हमने उसके अंदर बैक्टीरिया डाले, हमने उसको बहुत दिन तक रखा, उसके अंदर नमक डाला, कई सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले ताकि वो ज्यादा दिन तक रह पाए, तो वो प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेसिंग के दौरान उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए और कई तरह के डिफरेंट फैट्स बन गए उसके अंदर, जिन्हें हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। ये जो ट्रांस फैट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने के, हमारी जो हार्ट की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की प्रॉब्लम है, वो होने के चांसेस होते हैं, ओके। ओके, गॉट ठीक इट। है। अब मैं आती हूँ नॉनवेज के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ उसके अंदर मेयोनीज है, अगेन फैट। उसके साथ साथ उसके अंदर जो है सॉसेज है कई तरह के, जिनमें की नमक की क्वांटिटी ज्यादा है, और कई तरह के मसाले हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए दे आर नॉट। अब ओके। आए नॉनवेज। नॉनवेज में नॉर्मली
फिश बहुत कम लोग खाते हैं बर्गर पिज्जा के साथ में। ज्यादातर लोग क्या होता है, रेड मीट्स होते हैं या चिकन होता है, ठीक है। लेकिन वो भी प्रोसेस्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर पहले तो वो ऑलरेडी सैचुरेटेड फैट है उसके अंदर। उसके बाद उसको या तो रोस्ट किया जाता है या फिर उसके ऊपर मिर्च मसाले लगा के मैरिनेट करके फिर उसको हम पकाते हैं। तो जो सैचुरेटेड फैट है, नमक है, वो फिर ज्यादा हो गया। जो भी जो भी हम फास्ट फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसके अंदर 3 चीजें जो कि हमारे शरीर को नुकसान देती हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं। 4 चीजें, 3 मेन होती हैं और एक उसके अलावा होती है। 3 मेन है, रिफाइंड फूड, सॉल्ट, फैट, ठीक ओके। है। और चौथी चीज है ट्रांस फैट, ठीक है। ट्रांस फैट जो कि प्रोसेसिंग के दौरान जब हम उसको ज्यादा प्रोसेस करते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, उसको मैरिनेट करते हैं, उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें डल जाए, ठीक है। तो इसीलिए फास्ट फूड हमारे को ज्यादा क्वांटिटी में, मैं बिल्कुल नहीं मना करती हूँ फास्ट फूड खाने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम फास्ट फूड मत खाओ, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में हर चीज कंज्यूम करना अच्छा। तो अगर किसी को ऑलरेडी ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कोई मोटा हो गया है, उसको लग रहा है, खुद से लग रहा है कि मैं वेट गेन कर लिया है मैंने, तो मैंने यूजुअली ये देखा है कि लोग बिल्कुल या तो डाइट पे चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ नहीं खाएंगे, फिर कम कर लेते हैं, पर वापस से फिर गेन कर लेते हैं। मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि वो वापस से गेन वाला जो स्टेज है वो नहीं आता है। तो अगर किसी को नॉर्मली अपनी लाइफ में कभी कभी अच्छा भी खाना है, कभी स्वीट्स भी खानी है, दिवाली के ऊपर या होली के ऊपर जो बना है घर पे वो भी खाना खाना है, और मोटा भी नहीं होना है, ओबेसिटी नहीं लानी है, या फिर अगर आ गई है और वापस से कम करना है, तो वो क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, बिकॉज इससे और भी बीमारियां होने का डर रहता है। और आई थिंक वेस्ट में बहुत ज्यादा है, बट आई थिंक अभी आज की डेट में देखा जाए तो आई थिंक इंडिया में भी हर हर सेकंड पर्सन, हर थर्ड पर्सन इज फैट एक्चुअली। तो वो क्या कर सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है? ओबेसिटी को लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। लाइफस्टाइल का मतलब है कि हमारे जीवन शैली जैसे हम जीते हैं उस उसकी वजह से, हमारे जीने के तरीके की वजह से जो बीमारी होती है, उसे लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वजन कम करें और वो हमारा वजन मेंटेन रहे, तो हमें अपने जीवन की शैली को, जिस तरीके से हम जीते हैं, उसको थोड़ा बदलना। तो लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आती हैं? डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। अगर आप, मैं एक बिल्कुल साइंटिफिक बात करती हूँ, इसमें WHO कहता है कि आप हेल्दी हैं, ये इस बात से नहीं पता चलता कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बट अगर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर आप ठीक हैं, तो आप हेल्दी, ठीक ओके। है। तो फिजिकल, अगर कोई मोटा है तो फिजिकली तो वो बीमार है ही, क्योंकि वो मोटा है और उसको कई सारी और बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। मेंटली हो सकता है वो डिप्रेशन में जाने की वजह से उसने ज्यादा खाना खाया हो, या फिर उसको एंजाइटी भी होती है। जो मोटे हो जाते हैं उनको एंजाइटी होती है, यार मेरा वजन कम नहीं हो रहा, यार मेरा वजन कम नहीं होता। मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा, एंजाइटी होती है, ठीक है। और करेक्ट। एंजाइटी की वजह से भी वजन बढ़ता है। फिर ठीक से स्लीप, जिनकी स्लीप हाइजीन ठीक है, मतलब सोने का तरीका, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, उनको भी वजन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी जो एक बहुत ही मेन पार्ट है। हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो हमारे शरीर के अंदर इनवॉलेंटरी फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। और दूसरी एनर्जी इस्तेमाल होती है जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। पहले के जमाने में अगर देखा जाए, जो लेडीज होती थी, कपड़े हाथ से धोते थे, सारा घर का काम, किचन विचन, whatever, मतलब सफाई वगैरह सब करते थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि that we go back to that stage. Let the machines do the work. Like then we use machines to reduce our weight. We let machines do the work that we used to do, but then we use machines. हम जिम जाते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, तो ये मशीन्स हम यूज करते हैं अपने वजन को कम जी। करने। जी। राइट। सबसे अच्छी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी है वॉक। क्योंकि अगर कहीं पर भी आग जलती है या कोई भी फ्यूल का इस्तेमाल होता है, उसमें
ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो ये खाना हम खाते हैं, ये हमारे शरीर का फ्यूल है। हमारा शरीर एक मशीन है, और हमारे शरीर मशीन के लिए जो हम फ्यूल लेते हैं, उसको बर्न होने के लिए, प्रॉपरली बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये एक मेन कारण है आज की तारीख में वजन बढ़ने का, क्योंकि वी आर नॉट ब्रीदिंग इन अ प्रॉपर मैनर, वी आर लिविंग इन स्मॉल फ्लैट्स, वी डोंट हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, वी आर अनेबल टू गो आउट, क्योंकि हमारे आसपास पार्क्स नहीं है, खुली जगह नहीं है, हम जहाँ जा, बहुत सारा पॉल्यूशन है, बट हम ये सोच के घर में नहीं बैठ सकते। ठीक है, हमें हमें वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू वर्क फिजिकली, वी हैव टू डू एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है? जिसमें हमारे शरीर को अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलती है, जैसे वॉक, पार्क में या बाहर खुले में कहीं हम वॉक करते हैं, या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, वो हमारे लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस। या फिर स्विमिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है। ओपन में साइकिलिंग करते हैं, मैं जिम की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन एयर। अगर हम ओके साइकिल, तो मैंने सबसे पहले कहा कि ओबेसिटी जो है वो, सॉरी, एक लाइफस्टाइल डिजीज है। तो ओके हमें अपने खाने का पैटर्न चेंज करना है। हम सब चीजें, मैंने सबसे पहले जब हमने खाने की बात की थी, तब मैंने ये कहा था कि ऐड वैरायटी टू योर डाइट। मैंने नहीं कहा कि आप खाना, मीठा खाना छोड़ दो, या आप बर्गर मत खाओ, लेकिन एकदम संभल के सब चीज को, सबको मैनेज करके। अगर बर्गर भी खा रहे हैं तो होल ग्रेन ले लीजिए, मल्टीग्रेन आजकल सब चीजें मिलती हैं। बर्गर के अंदर जो सब्जियां ज्यादा डलवा लीजिए, और हैव सैलेड अलोंग विद दैट। ठीक है, ओके तो इस तरीके से यू कैन मेक योर फूड हेल्दी। इवन दैट फास्ट फूड, जो प्रोसेस फूड है, उसको भी हम थोड़ा हेल्दी कर सकते हैं। मेयो की जगह पे ग्रीन चटनी यूज कर लीजिए, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू, ग्रीन चटनी इज फ्रेश न्यू चटनी, उसमें तो इतना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो यू हैव फाइबर ऑल्सो, आपको मिल जाएगा उसके साथ में। ठीक है, और बहुत सारे बारी क्या होता है, ये जो फास्ट फूड हम खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, हम उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं। जी। दे आर अगेन हार्मफुल, बिकॉज पहली चीज कार्बोनेट है उसके अंदर, दूसरी चीज उसके अंदर शुगर है, और उसके अंदर सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज हैं, वो हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं दे रहा है। आपका जो बर्गर है ना, उसमें फिर भी कोई न्यूट्रिएंट होगा, लेकिन वो जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट। सो बेसिकली आपने जो बताया, मैं थोड़ा इसको ब्रेक करता हूँ दोबारा से। सो ओबेसिटी की हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है ये। इसको कॉन्कर करने के लिए आपने बताया कि फिजिकली यू नीड टू, बेसिकली आपको फिजिकल काम करना है, आपको डाइट सही से लेनी है, आपको मेंटली अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है, प्लस आपने बताया कि जो स्लीप है, स्लीप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे एक फिजिकल एक्टिविटी की, तो आपने बताया कि हमें इस टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन हो बॉडी के अंदर, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो फूड को डाइजेस्ट करने में बेटर हेल्प ब्रेक करता है। डाउन और करने में, और अपने प्रॉपर, मतलब वो फैट में कन्वर्ट ना हो, बिल्कुल जाके फैट में कन्वर्ट हो जाए, वैसा ना हो। इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू प्रॉपर कंपोनेंट्स, ताकि वो यूटिलाइज प्रॉपरली हो और फैट ना बने। ओके, सो अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, वो भी ओपन एयर में करी, तो और अच्छा है, उससे आपको ऑक्सीजन बेटर मिलेगी। अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो डाइजेशन में अच्छा हेल्प करेगा, तो जो फूड ज्यादा फैट में कन्वर्ट हो सकता था वो उतना फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जी। और जो ये फिजिकल एक्टिविटी है, इसका मिनिमम 200 to 300 मिनट्स इन अ वीक। अगर हर ओके रोज करीबन 20 से 30 मिनट की एक्टिविटी हम करते हैं, तो वो हमें मेंटेन, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में। ओके लोग क्या करते हैं, मैंने 15 महीने डाइट फॉलो करी, अरे यार अब मैं डाइट फॉलो करके थक गया हूँ, अब मुझे जो है बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, एक्टिविटी भी नहीं करनी है। तो वी हैव कम बैक टू दैट रॉन्ग लाइफस्टाइल ना। तो हमें जब डाइटिशियंस काउंसलिंग करती हैं, या जो होलिस्टिक काउंसलिंग होती है, उसके अंदर ये होता है कि आपको आगे ये मेंटेन लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको खाने का तरीका चेंज करना है, आपने ज्यादा फाइबर वाला खाना इंक्लूड करना है। कभी आप अगर नॉनवेज खा भी ले, कभी आप अगर प्रोसेस्ड फूड्स खा भी लेते, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप ज्यादा फ्रूट्स ले लो, ज्यादा पानी ले लो, ज्यादा लिक्विड्स ले लो, सो दैट जो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाए, और आपको अपनी एक्टिविटी लेवल मेंटेन रखना है।
Got it. और जो मैंने मेंटल फ्रेम की बात करी, आपने जो बोल रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरटेक सर्टेन एक्टिविटीज कि हमारा मेंटल फ्रेम वर्क जो है वो फ्रेम ऑफ माइंड जो है हमारा वो ठीक रहे। ठीक है, आजकल की जो लाइफ है दैट इज वेरी फुल ऑफ एंजाइटी, टेंशंस हैं बहुत ज्यादा हमारे। ट्रैवलिंग एक टेंशन है सबसे बड़ी, तो आजकल बाहर निकलते ट्रैफिक, उसके बाद में कभी हम किसी टाइम घर पहुंच रहे हैं, कभी किसी टाइम ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो वी हैव टू हैव सर्टेन एक्टिविटीज। किसी को म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है, किसी की कोई ड्राइंग वेकेशन है, कोई मेडिटेशन करना चाहता है, तो अपनी वोकेशन को, अपना लेजर टाइम एक्टिविटी उसको भी ठीक से प्लान करें। गॉट इट। सो आप जो बोल रहे हैं, आप बेसिकली मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो मेरी फूड हैबिट्स होंगी, जो मेरा कंजम्पशन होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़, मैं बिल्कुल बिंज खाऊंगा, मैं जबरदस्ती खाऊंगा, खाता रहूंगा हर टाइम, करेक्ट, एंजाइटी में खाता रहूंगा और फिर वो अफेक्ट करेगा जाके बॉडी करेक्ट, में। बिल्कुल। और दूसरी चीज स्लीप हाइजीन की हमने बात की थी कि सही टाइम पे सोना, मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप हमने पूरी करनी चाहिए, और सही टाइम पे हमें अपना सारी काम करने चाहिए। चलो ठीक है, आजकल की कई सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि रात के टाइम पे होती, लेकिन देन दोपहर के टाइम पे, दिन के टाइम पे उन्हें रेस्ट करना जरूरी है, और अपने प्रॉपर एक्टिविटी लेवल्स को मेंटेन करना जरूरी। तो अगर स्लीप का आप, मैम, सॉरी टू कट यू, सो मैम अगर आप स्लीप पे थोड़ा सा 2 मिनट बात कर पाए कि आपने बताया 8 घंटे की स्लीप इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, आजकल काफी ट्रेंड चल गया है कि कई लोग 4 घंटे सो लेते हैं, 5 घंटे सो लेते हैं और काफी प्राउडली बताते हैं उस चीज को कि हम 4-5 घंटे सोते हैं और फिर भी हम एक्टिव रहते हैं दिन में पूरा। तो ये स्लीप से क्या होता है और ये स्लीप और डाइजेशन का क्या इंटर रिलेशन है बेसिकली? अच्छा, अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप रिसेंटली देखोगे देयर हैव बीन लॉट ऑफ डेथ्स इन आवर बॉलीवुड। बहुत सारे यंग लड़के जो कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा, डेफिनेटली दे वर लुकिंग आफ्टर देयर डाइट वेरी वेल। ठीक है, दे आर ऑल कनेक्टेड टू जिम्स एंड डाइटिशियंस, सो दे आर ईटिंग वेल। बट कहाँ उनका लैक हो रहा था, दे वर नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप। तब हम सोते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि सीरोटोनिन, जिसका नाम है, जो हार्मोन का नाम है सीरोटोनिन, जो कि हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। वो हमें, हमारी बॉडी को, और वो फैट कटिंग हार्मोन भी है, वो हमारी ओबेसिटी को भी कम करता है। तभी प्रॉपर स्लीप होना जरूरी है, अगर नहीं सोते हैं तो वो हार्मोन रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से मूडीनेस, इरिटेशन रहने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ओके ओके। अगर आप एक 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 वो है, एक थॉट, जैसे कहते हैं एक ब्रांच ऑफ थॉट है जो कि ये कहता है कि हमारी बॉडी का सर्कैडियन सर्कल्स होते हैं, उनको हम 4 सर्कल में ब्रेक करते हैं। सुबह, मतलब सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक हम खाना खाना चाहिए। शाम के 4 बजे से 8 बजे तक हमारा जो, हमने जो खाना खाया है वो हमारा डाइजेशन में जाता है। ठीक है, उसके बाद रात के 8 बजे से सुबह 4 बजे तक वो एसिमिलेट होता है, वो हमारी बॉडी में उस, वो क्या काम करना है उसमें कन्वर्ट होता है अपनी ओके अपनी जगह पे। वो चीज, प्रोटीन्स ने यहाँ जाना है, फैट्स ने यहाँ जाना है, इस तरीके, मतलब एसिमिलेशन होती है। ओके। और सुबह 4 बजे से 8 बजे तक एक्सक्रीशन करना है, मतलब वो जो वेस्ट है वो बॉडी से निकलता है। तो ये जो, अगर सर्काडियन साइकिल्स को हम देखते हैं और इनको फॉलो, पहले के जमाने में आप देखिए लोग शाम को खाना नहीं खाते, इवन जेंट्स, इवन टुडे, सूरज ढलने के बाद में दे विल नॉट ईट फूड। इट इज बिकॉज डाइजेशन, आप उस टाइम पे, आपका डाइजेशन का टाइम है, आप खाना खा रहे हैं, डाइजेशन कैसे हो। ओके ओके। आप एक मशीन को समझिए, उसको आपने, उसमें आपने कुछ काम लगा दिया, पहला काम उसका है कि वो उसमें, सपोज मैं कहती हूँ आटा बनाने की मशीन है, तो उसका पहला काम है कि गेहूं को छानना है, तो वो अभी गेहूं को छान रही है। अब आप इधर से उसमें कहो नहीं मुझे तो आटा बनाना है इसको, वो कैसे बनेगा? जी तो जी। जब उसकी बारी आएगी आटा बनने की, तब आप कहो कि गेहूं छाने, तो वो नहीं छान सकती, आप उसमें गेहूं डाल दोगे तो वो पड़ा रहेगा। ओके So this is what is happening. We are eating at times when it is time for the body to digest and assimilate.
तब हम खाना खा रहे हैं, तो वो तो पड़ा ही रह जाएगा ना, दैट फूड विल रिमेन। दूसरी चीज, हम बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं कि हम स्लीप साइकिल को जब हम मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको जो जो काम करना है वो नहीं कर पाते हैं, और उस टाइम पे सारा वेस्ट निकलता है बॉडी में से। ओके। अगर वो नहीं निकल पाता तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, जिसकी वजह से कई तरीके की प्रॉब्लम्स होने के, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये सारी चीजें उन टॉक्सिन्स की वजह से होने के चांसेस रहते हैं। और अब ये टाइम ऐसा है कि टॉक्सिन्स ज्यादा बन रहे हैं दिस प्रेजेंट टाइम, क्योंकि पॉल्यूशन है हर चीज में। जी जी ये जी। टॉक्सिन ज्यादा बन रहे हैं, हमें ज्यादा टाइम चाहिए, जरूरत है कि इन टॉक्सिन्स को हम बॉडी से रिलीज कर पाए। ओके, सो मतलब सिंपली अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आप ये बोल रहे हो कि जिस टाइम पे हमें सोना चाहिए वो 8 घंटे या 7 घंटे, उतना टाइम हमारी बॉडी को भी चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को चाहिए प्रॉपरली। जैसे आपने बताया कि वो जो 4 बजे से लेके जो आपने वो टाइम बताया जिसमें 4 से 8 बजे तक तो चलो वो अंदर गया, फिर 8 बजे के बाद रात को जो आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से 8 वो से सुबह 4 बजे तक बेसिकली, अगर हिंदू कल्चर देखो, पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, दे यूज्ड टू स्लीप टिल 4 o'clock, दे यूज्ड टू गेट अप एट 4 o'clock, पर वो जल्दी भी सो जाते थे। जी अंधेरा जी होने जी के बाद लोग नॉर्मली सो जाते थे। सो 100 साल लोग जीते थे हमारे कल्चर में। जी 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 जी। ठीक ओके। है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी बॉडी हेल्दी रहती थी यही खाना खा के, और वो लोग वेजिटेरियंस ही होते थे, ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस नहीं होते थे। लेकिन जो भी आप खाते हैं, बट हमें अपने टाइमिंग्स को मेंटेन अदरवाइज ऑल्सो करना जरूर। मतलब अगर मैं सिर्फ 4 घंटे सोया तो मेरी बॉडी को जो 8 घंटे चाहिए थे रेस्ट में अपने फूड को डाइजेस्ट करके प्रोसेस करने के लिए, वो उसको नहीं मिले। नहीं, अगर वो नहीं मिले तो ऑब्वियसली अगर मैं जगा हुआ हूंगा तो हो सकता है मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, कुछ और रिएक्शन कर रहा हूँ, एंड इस वजह से जो बॉडी का साइकिल है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहेगा। इस वजह से सोना इंपॉर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट, टाइम होना चाहिए 7-8 आवर्स का बेसिकली। जरूरी ठीक है, सो थोड़ा सा डाइवर्स करेंगे। आई थिंक वी आर एट द फ्लैग एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। आई विल टेक अनदर 20 minutes ऑफ योर्स। कुछ चीजों को थोड़ा डिटेल में समझना चाहता हूं मैं। दो टाइप की डाइट्स हैं। ओके, एक मैं देखता हूँ कुछ लोग बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं, पूरे टाइम जब काम करेंगे उनमें बहुत एनर्जी होती है। कुछ लोग थोड़े मेरे जैसे होते हैं जो सुबह तो रात को तो मतलब मेरी एनर्जी बहुत हाई होती है, उसके बाद जब मैं शाम जैसे होने लग जाती है दिन के बाद तो मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि यार बहुत हो गया, मतलब अभी थोड़ा बंद करते हैं, एनर्जी डाउन होने लग जाती है। तो क्या कुछ इस तरीके की डाइट में या कोई भी इंसान मेरे जैसा फॉलो कर सकता है जिससे कि वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी पे ऑपरेट कर पाए पूरे टाइम? वो ऐसा है जो कि ये कहता है कि कई सारे खाने की चीजें ऐसी हैं जो एक इंसान को एनर्जी देती हैं, और दूसरा उसको सेम चीज को एनर्जी उतना उससे नहीं मिलती है, उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब अगर हम मेरा ये मानना है कि उस स्कूल ऑफ थॉट को अगर हम नहीं लेते हैं कि कुछ खाने की चीजों से मुझे अच्छी एनर्जी, मेरी वाइब्रेशंस जो है वो हाई हो जाती हैं और मेरा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, और दूसरे लोगों का कम हो जाता है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, वी हैव एवरीथिंग इन देयर इज नो डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी। कई लोगों की डेफिशिएंसी भी होती है, वो भी कारण हो सकता है। जैसे कई लोगों को आयरन डेफिशिएंसी है तो उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो वो भी इरिटेटेड रहते हैं, फटीग्ड रहते हैं, उनको बहुत जल्दी थक जाते हैं, सीढ़ियां थोड़ा सा भी काम करने के बाद में दे बिकम टायर्ड। ठीक है, अब जैसे आपने कहा कि कई लोग जो हैं उनको सुबह के टाइम ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, कई लोग शाम के टाइम एनर्जेटिक रहते हैं, कई लोग पूरा टाइम। तो जो मैंने सिरकैडियन साइकिल्स की बात की, हर एक का सिरकैडियन साइकिल अलग हो सकता है, आपने ओके। शुरू बहुत सालों से यही मायना बनाया हुआ हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और भी कहना चाहूंगी, हम लोग वी डोंट मेंटेन आवर मील टाइमिंग्स। ओके। अब अगर मैं बात करूं, माई मदर इन लॉ इज 87 years old, माई मदर इज 87 years old। उन ओके। लोगों का खाने का टाइम है, आज भी पूरा काम मेरी माई मदर डज एवरीथिंग। मतलब शी गेट्स अप एट 5 o'clock in the morning and till 9 at night she is fully active। लाओ क्या करना है टाइप्स ऑफ, क्योंकि
उन्होंने अपना टाइम बांधा हुआ है खाना खाने का। उसका मतलब सुबह अगर उन्हें by 8 o'clock she has to have her breakfast, she'll have her breakfast, 1:30 बजे उनका लंच हो जाना चाहिए, शाम को 7 साढ़े 7 तक उनका डिनर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका क्या कारण है कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अब मैंने सर्काडियन साइकिल की बात की, तो वो उस टाइम पे एंजाइम रिलीज होने का टाइम है, मैंने खाना नहीं खाया, 1:30 बजे मेरा एंजाइम्स रिलीज होने का टाइम है, मैंने खाना ही नहीं खाया। अब वो खाना क्या हुआ, दैट इज, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो मुझे, इट विल मेक मी फील हेवी, मैं हेल्थी फील नहीं करूंगी, मैं आई फील अनकंफर्टेबल। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, अगर आप आयुर्वेदा को देखो ना, तो वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका पेट खराब है, आपका पेट ठीक नहीं है जिसे वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी सेहत ठीक है। हर चीज के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, और ये बात सही भी है, इवन साइंस प्रूव्स दैट। ठीक है, तो अब आपका 1:30 बजे खाना खाने का टाइम है, आपने नहीं खाया, तो वो जो एंजाइम्स आए वो वेस्ट हो गए, और जब आपने खाना खाया वो एंजाइम्स अवेलेबल नहीं थे, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, सो दैट फूड इज आल्सो वेस्ट। इट इज प्रोड्यूसिंग गैस इन द बॉडी, इट इज प्रोड्यूसिंग एसिडिटी, क्योंकि वो तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा ना प्रॉपरली। जी, ओके ओके। तो फिर कॉन्स्टिपेशन है, या फिर ब्लोटिंग है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो रही हैं। ओके, तो आप बोल रहे हैं कि अगर हम स्पेसिफिक टाइम पे खाना खाएं और वो हमारी बॉडी साइकिल से, सिंपली बोला जाए तो हमारे बॉडी की साइकिल से मैच करता हुआ टाइमिंग हो, और वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा और वो टाइम पे डाइजेस्ट होगा, तो हम हर टाइम एनर्जेटिक रहेंगे। वर्सेस अगर हमने रॉन्ग टाइम पे खाना खाया, हमारी बॉडी साइकिल को अप्रिशिएट नहीं किया, तो फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, तो हमारी एनर्जी लेवल्स जो है वो थोड़ी कम रह सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है, और उससे इरिटेशन भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, आजकल मैम एक ट्रेंड चला है, एक चीज और बोलना चाहूंगी, हमारे को अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की भी जरूरत है, खासकर हमारे लिवर को, क्योंकि हमारा लिवर सबसे ज्यादा काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो सारा खाना जो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड से सबसे पहले लिवर में जाता है, और लिवर उसको सेग्रीगेट करता है कि ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये फैट है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। और जितने टॉक्सिन्स होते हैं उसमें से, खाने में से निकलते हैं, या हम दवाई खाते हैं, या जो लोग ड्रिंक करते हैं, वो जो सारे टॉक्सिन्स हैं वो भी लिवर ही सेग्रीगेट करता है और फिर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो हमारे को जरूरत है हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो जो रात का टाइम है जब हम खाना नहीं खाते हैं, वो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम, तो वो इम्पोर्टेंट है कि हम, मतलब जैसे बहुत लोग रात को देर तक जाग रहे हैं, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही नहीं रही है। ओके, तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो भी टेस्ट एनर्जी लेवल्स आपके कम रहेंगे। कम रहेंगे। ओके, तो समझ वी गया। नीड, तभी कई लोग आजकल डिटॉक्सिफिकेशन की डाइट्स भी, मतलब दे डू डाइट्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्स वाटर भी होता है कुछ, वो भी डिटॉक्स आते हैं। वाटर भी होता है, कई सारी चीजें जी, हैं, पर वो उसका हर एक का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। बट डिटॉक्स का सबसे बेस्ट तरीका है, गिव रेस्ट टू योर बॉडी, योर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। बट आप, मतलब जो फास्टिंग कर रहे हो, बहुत लंबे भूखे रह रहे हो, वो भी हार्मफुल है, उसके बारे में भी आप डिस्कस हम कर सकते हैं। ओके, तो मतलब तो इसी को कंटिन्यू ही करते हैं मैम। सो बेसिकली एक अच्छा टॉपिक है यहाँ से, विच इज बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप शायद उधर ही जा रहे थे, जो लोग कहते हैं कि मैं तो दोपहर में 4 बजे के बाद से लेके अगले दिन सुबह 9 बजे तक खाना नहीं खाता हूँ। आई गिव माई बॉडी दिस 17 आवर्स का ब्रेक बेसिकली। कुछ लोग हैं, जैसे मेरी डाइटिशियन जो है, वो मुझे बोलती हैं कि हर 2 घंटे में खाना खाओ या हर 3 घंटे में कुछ कंज्यूम करो। तो क्या सही फ्रीक्वेंसी है खाना खाने की, और कितना ब्रेक हमें छोड़ना चाहिए हमारी बॉडी के लिए, ताकि वो प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई हो पाए या हर चीज सही से डाइजेस्ट हो पाए? हम जो खाना खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक ओके। है, 4 घंटे के बाद में वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल जाता है, ओके, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाली हो जाता है। ठीक ठीक है। है, ये सही टाइम है, 3 to 4 आवर्स आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए। ठीक है। हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन में खाना
स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन से लार्ज इंटेस्टाइन में वो काफी देर तक 8 घंटे से 36 घंटे तक रहता है। वो हमारा डेफिकेशन के लिए रहता है, क्योंकि वो खाना जब डाइजेस्ट हो गया उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है वो निकल गए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पड़ा रहता है, लेकिन खाने का हमारा ऊपर का सिस्टम पूरा खाली हो गया। ठीक है। ओके क्या होता है कि जब हमने 4 घंटे में अगर हमने कुछ नहीं खाया तो हमारी जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाली है, ठीक है उसके अंदर ड्राइनेस आने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत ज्यादा देर तक भूखे रहना इज नॉट गुड। ओके ठीक है। ओके बहुत ज्यादा देर तक भूखे रहना इज नॉट गुड, और हमें बीच बीच में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। इसका एक और रीजन भी है, ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बट हमारी बॉडी एनर्जी के लिए। अगर हम राइट टाइम पे खाना खाते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंज्यूम भी नहीं करते। अगर हम हर 4 घंटे में खाएंगे, डेफिनेटली एक मापा हुआ अमाउंट ऑफ फूड हम खाएंगे, लेकिन अगर हम 6 घंटे खाना नहीं खाए, सडनली खाना देख के हमें लगता है लेट अस ईट, ओवर ईटिंग कर लो ओवर ईटिंग करेक्ट हो जाती है ज्यादातर, तो करेक्ट दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है। तो अब इसीलिए टाइम टू टाइम खाना जरूरी है। उसके अलावा 3 घंटे में जब खाना 4 घंटे में डाइजेस्ट हो गया, हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए। ठीक है। ठीक है अब उसके बाद हमने 3 घंटे और खाना नहीं खाया। ठीक है। ओके वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए, वो यूटिलाइज हो गए। ये 3 घंटे और वो 4 घंटे, 7 घंटे तक हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन होगा। जी हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन होंगे, क्योंकि ब्रेन फंक्शन करेगा ही करेगा, हार्ट ने धड़कना है ही है, ब्लड ने सर्कुलेट करना ही है, किडनीज ने अपना काम करना है, लिवर ने अपना काम करना ही है। तो टेम्परेचर हमारा मेंटेन होना ही है। ये तो नहीं है कि बॉडी छोड़ देगी, यार तू खाना नहीं खा रहा तेरा टेम्परेचर नहीं मेंटेन, ऐसे नहीं होगा। तो ऑल दीज फंक्शंस हैव टू गो ऑन। सो वो कहाँ से आएंगे? हमारे इंटरनल जो स्टोर्स हैं वो ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाएंगे, और फिर जब हम खाएंगे हमारी मसल्स कई बार ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले ग्लाइकोजन चाहिए होता है, और जो ग्लाइकोजन होता है वो लिवर में होता है और मसल्स में होता है। तो पहले तो मसल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगी, लिवर में ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा, उसके बाद जाके फैट शुरू होता है। लोग सोचते हैं ना मैंने इतने घंटे भूखे रहा, तो फैट नहीं, आपका अभी ब्रेक डाउन हुआ, 7 दिन के बाद फैट ब्रेक डाउन। ओके तो लेकिन फिर भी जैसे हमने 4-4 घंटे में भी खाना खाया, मान लीजिए मैं सुबह 7:30-8 बजे सो के उठा, मैंने 9, 9:30-10 बजे अपना पहला डाइट लिया, फिर 2 बजे मैंने एक डाइट लिया, मैंने 6, 6:30, 7 बजे एक और डाइट लिया। क्या अब एक लंबा ब्रेक देना इंपॉर्टेंट है? मतलब ये 10, 12, 13 घंटे का ब्रेक? 12 घंटे का मिनिमम ब्रेक हमें देना जरूरी है। उसी के बारे में हमने बात की थी कि रात के 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक नॉर्मली वो टाइम है जो हमें नॉर्मली हमें थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि लेट द बॉडी एसिमिलेट। बट हाँ, अगर हम चाहें हम थोड़ा पानी पी सकते हैं, हम दूध पी सकते हैं। हम लोग आजकल मैं ग्रीन टी भी कई बारी लोगों को बोलती हूँ, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है वो। तो इस तरीके की कोई चीज, नारियल पानी ले सकते हैं, ये चीजें हम ले सकते हैं। कुछ थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स या नट्स भी ले। ठीक है। तो ओके ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, उस टाइप पे हम वो चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमें कुछ गैप देना जरूरी है, बट वो बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए। सो मैम मैं एक और टॉपिक टच करना चाह रहा था बेसिकली। सो आजकल दो चीजें हैं बेसिकली, मैं दोनों को, आपने शायद थोड़ी बात भी करी है उस बारे में आई थिंक, बट मैं फिर से करूंगा उसको टच। एक टॉपिक है आजकल लोग काफी जिम जाते हैं, बॉडी बनाने का एक बहुत अच्छा ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड चल गया, अच्छा है बुरा है पता नहीं, बट लोग बॉडी बनाते हैं। और आजकल एक केसेस आने स्टार्ट हुए हैं जिसमें लोग जिम में हैं और जिम की वजह से या जिम में उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। रिसेंटली इवन राजू श्रीवास्तव डाइड, ही वाज इन जिम। और भी काफी हार्ट अटैक्स को लोग कह रहे हैं कि जिमिंग की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि अगर कोई अपनी अर्ली 20s या 30s में है और वो बॉडी बनाना चाहता है, तो क्या कुछ स्पेसिफिक डाइट है जो वो फॉलो कर सकता है जिससे कि उसकी बॉडी बिना कोई एडिशनल सप्लीमेंट्स लिए वो बना पाए? सेकंड मेरा क्वेश्चन इसी चीज से रिलेटेड है, जो कि हार्ट अटैक्स आजकल काफी ज्यादा हो रहे हैं। क्या ऐसा है कि
एग्रेसिवली जिम करने से या एग्रेसिवली प्रोटीन कंज्यूम करने से वो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और अगर हार्ट अटैक्स को रोकना है तो लोग किस तरीके से डाइट्स ले सकते हैं? तो आई थिंक दो ब्रॉड क्वेश्चंस हैं, एक जिमिंग के ऊपर है, क्या खाना खाना चाहिए अपनी बॉडी बनाने के लिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और कैसे हम उसको रोक सकते हैं? जिमिंग जो है वो हमने शुरू करी क्योंकि हमारे पास ओपन स्पेसेस कम हो गई। वी डोंट हैव मेनी ओपन स्पेसेस जहां जाके, मैंने पहले ही कहा कि एरोबिक एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे हर सेल को। हमारे बॉडी का कोई फंक्शन नहीं हो सकता अगर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है। हम 4 मिनट से ज्यादा, अगर नॉर्मल इंसान, कुछ लोग प्रैक्टिस से ज्यादा टाइम तक सांस रोकते हैं, लेकिन 4 मिनट से ज्यादा अगर हम सांस क्या है? ऑक्सीजन। हम सांस के लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम 4 मिनट से ज्यादा सांस रोकते हैं तो ब्रेन डेड होने के, हमारे बॉडी के सेल्स डेड होने के चांसेस रहते हैं। जब हम जिमिंग करते हैं तो हम एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जिमिंग करते हैं। पहले तो पहली जरूरत हो गई ऑक्सीजन की, जो जी मैंने पहले भी कहा कि एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, वो ज्यादा बेटर है, जिसमें कि आपको ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगी। और जो है आपकी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आप अगर एक्सरसाइज ओपन में कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और प्रॉपरली हर खाना ब्रेक डाउन होगा। जी अब आते हैं जिम, जब हम करते हैं तो हम क्लोज स्पेसेस में करते हैं, तो वो और एक कमरे में मेरे ख्याल 8, 10, 12, 15 कितने भी जो भी मशीनें लगी हैं सब लोग उसमें हैं, तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दैट इज देयर इज रिड्यूस्ड। तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? हार्ट सबसे ज्यादा। ओके ओके उसमें दूसरी चीज, हमने स्लीप की भी बात की थी इसमें, कि हमारी स्लीप की क्वांटिटी लेस है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल कम है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर हमें नहीं मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस। ठीक है। जब हम जिमिंग कर रहे हैं, हमारा एक्सरसाइज का मेन कारण क्या है? क्यों करना चाहते हैं हम एक्सरसाइज? हमारा एक्सरसाइज का मेन जो फंडामेंटल कारण है वो ये है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा? हमारे जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को मिले। जी ब्लड का यही काम है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना, हर ऑर्गन में पहुंचाना, हर कॉर्नर पे पहुंचाना, और न्यूट्रिएंट्स को हर कॉर्नर पे। लेकिन अगर हमारी हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों की कमी हो रही है, तो हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन दोनों अफेक्टेड हो, हमारा हर ऑर्गन अफेक्टेड। ठीक है। तो ये हार्ट अटैक का कारण है कि हम क्लोज्ड स्पेसेस में जब हम जिमिंग करते हैं और ऑक्सीजन हम कब पहुंचते हैं? जी ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हम खाना भी ठीक नहीं खा रहे हैं, हमारी नींद भी ठीक नहीं है, तो हमें प्रॉपर कोई भी हमारे हमारे हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं उसकी वजह से, तो प्रॉपर हमें वो चीजें नहीं मिलती। तो क्या जिमिंग करनी चाहिए? मतलब अगर मुझे बॉडी बनानी है तो क्या मैं जिमिंग कर सकता हूँ? अगर कर रहा हूँ तो क्या खाना चाहिए, मतलब बेसिकली उस बॉडी को बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए? दो तरह की एक्सरसाइजेस, जो लोग जिमिंग करते हैं उन्हें दो तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एक तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी मेरा जिम का इक्विपमेंट है वो किसी ऐसी जगह पे हो, मतलब जो रूम हो वो खुला हो, पहली चीज उसमें ऑक्सीजन फ्लो हो, खिड़कियां हो या वेंटिलेशन किसी भी तरीके से, दैट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। और तीसरी चीज ये है कि मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज है। अब हमारे जो जिम ट्रेनर्स हैं, हैव दे टेकन एनी ट्रेनिंग? आर दे रियली ट्रेनर्स? वो कई बार डाइट भी बताते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि मुझे कहते हैं कि मैम, वो कह रहा है कि मेरा जिम ट्रेनर कह रहा है कि सिर्फ ब्लैक कॉफी पीकर तुम 3 घंटे ट्रेनिंग करो। मैंने कहा तुम प्लीज मेरे पास मत आना, बिकॉज दिस इज नॉट माई एडवाइस। ओके क्या किया हमने? हमने वो ब्लैक कॉफी से एक तो टॉक्सिन्स बॉडी में घुसा दी, ऊपर से हम बंद कमरे में एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमने अपने बॉडी के किसी सेल को कोई न्यूट्रिएंट नहीं दिया और हम उसको एक्सर्ट करा रहे हैं। वो ऑक्सीजन डेफिसिट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सब हो रही है वहां। ओके तो धीरे ओके धीरे वो सेल्स जो है वो मरने शुरू हो जाए। और धीरे धीरे ऐसे लोगों की
एजिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि सेल्स के अंदर गंद इकट्ठा हो रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, और तो उसको वो दे एक्सर्ट आर कर रहे हैं। स्टार्टिंग टू डाई, दे आर एजिंग, दे आर ओके श्रिवलिंग अप। ओके ओके। और कॉफी पी के मैंने पानी भी खत्म कर दिया अपनी बॉडी से, क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग है, अपने हमारे बॉडी में से पानी को निकालता है, डायूरेटिक का काम करता है कॉफी चाय, तो पानी को भी निकाल दिया मैंने, तो अब मेरे पास पानी भी नहीं है, तो बॉडी क्या हो रही है, श्रिवल्ड जी अप हो रही है, वी आर एजिंग फास्ट, वी आर हमारे पास बहुत टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से डेथ हुई। गॉट इट, समझ गए। अगर जिमिंग करना चाहते हैं, दो तरह से जिमिंग, आप प्ले बास्केटबॉल, गो प्ले सम स्पोर्ट, कम से कम हम खुले में तो खेलेंगे जाकर, एटलीस्ट वी हैव ऑक्सीजन। आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, एक दोनों चीजों को कंबाइन करना है, एरोबिक एंड एनारोबिक, जो ये एक्सरसाइजेस हम बंद कमरे में करते हैं, एनारोबिक, विच आर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके ओके। तो या दोनों चीजों को आपको कंबाइन करके करना पड़ेगा, आपको अपने न्यूट्रिएंट लेवल, यू हैव टू एंश्योर कि आप जब जिमिंग करने जा रहे हो, आपने कोई ना कोई ऐसा खाना खाया हुआ है कि आपकी मसल्स में एनर्जी है उस जिम को करने की, उस एक्सरसाइज को करने की। आप क्रिकेटर्स को देखते हो, बीच बीच में स्पोर्ट्स ड्रिंक आते हैं, क्या होता है उसके अंदर, एनर्जी होती है, ताकि वो उनके मसल्स ब्रेक डाउन ना हो, उनके अंदर मिनरल्स होते हैं कि मिनरल्स लूज ना करें, क्योंकि हम स्वेट जब लूज करते हैं, वी आर नॉट लूजिंग फैट, वी आर लूजिंग सॉल्ट, वी आर लूजिंग पोटेशियम, वी आर लूजिंग आवर मिनरल्स, हमारी बॉडी में से वो मिनरल्स निकल रहे हैं हमारे पसीने के साथ। वो आज तो मेरे को बहुत पसीना आया, भैया पसीने में तेरा फैट थोड़ी गया है, जी जी जी। पसीने में तुम्हारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स निकले हैं, और फिर तुमने आके पानी भी नहीं पिया, तुमने आके तुम हैव नींबू पानी, हैव सम फ्रूट्स टू रिप्लेनिश योर बॉडी, जो निकल गया है। एक्सरसाइज करके तुम एनर्जी यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुमने साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स जो लूज करे हैं, तुम्हें उनको रिप्लेनिश करना जरूरी है। जितने भी प्लेयर्स होते हैं, जो कि चाहे टेबल टेनिस, चाहे बैडमिंटन, चाहे एथलीट्स होते हैं, ये सब लोग जब वहां पर जाते हैं, पहले कुछ दे हैव टू ईट समथिंग, इमीडिएटली आफ्टर देयर एक्सरसाइज रूटीन दे हैव टू ईट समथिंग, ताकि उनको वो रिप्लेनिश हो, जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है, उससे वो उनका वजन नहीं बढ़ता। जी जी। सो मतलब यू आर सेइंग, एक तो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए बॉडी, एक हाइड्रेटेड होनी चाहिए बॉडी, बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं आपके जिम में जाके, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो आपकी मसल्स बनाने के लिए, जो आप एक्सर्शन दे रहे हो अपनी बॉडी को, उसको सस्टेन करने के लिए इनफ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में हर मोमेंट होने चाहिए, और आपको वापस आके भी कंज्यूम करना है। इफ यू आर वेल हाइड्रेटेड, वेल ऑक्सीजनेटेड, और आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हो, अपनी बॉडी को एक्सर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी को वो वाटर कंटेंट, वो ऑक्सीजन कंटेंट, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए, और आपने अपनी बॉडी को एक्सर्ट करा, तो इट कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी इन अ ब्रॉडर सेंस। ओके, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटीन पाउडर्स कंज्यूम करते हैं विद द जिम, या फैट बर्नर्स, या व्हाटएवर ऑल दोस थिंग्स आर। अगर हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, जो कि एक वेल बैलेंस्ड डाइट जिसमें सारी चीजें मौजूद है हमारी, अगर हम वो खा रहे हैं, तो हमें इन प्रोटीन पाउडर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, बॉडी में वैसे जितना प्रोटीन चाहिए है। ठीक है जी आफ्टर अ सर्टेन एज वी डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोटीन, क्योंकि हमारी ग्रोथ तो हो नहीं रही है। तो अगर जी जो भी हम एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन जो है ना ओवर रेटेड है। प्रोटीन खाना तभी नॉनवेज खाते हैं, तभी हम अंडे खाते हैं, तभी हम इतना सारी चीजें खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन खाना है। बट क्या हमें जी, जरूरत है उस प्रोटीन की? वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा बर्डन ऑन आवर किडनीज। सही बात है। बहुत सारे लोग जो मेरे पास में आते हैं इस प्रोटीन पाउडर के बाद में, उनको किडनी स्टोन, रीनल स्टोन होने के चांसेस, पथरी होती है, ओके ओके। गाउट, यानी कि यूरिक एसिड बॉडी में, यूरिया इकट्ठा हो जाता है, जॉइंट्स में पेन होने लगती है। इवन क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, उससे भी बॉडी में जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे जो लोग आते हैं, उनके जॉइंट्स में पेन होते हैं, उनको
यूरिक एसिड, यूरिया बढ़ जाता है, तो ये ठीक है। सारी तकलीफें होने के चांसेस हैं। ओके, कई लोग कहते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको न्यूट्रिएंट्स ही कंज्यूम करने हैं तो मैंने भी एक्चुअली ये काम किया हुआ है। इवन तो मैं जिम नहीं कर रहा था, मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि बॉडी में तुम नॉनवेज तो खाते नहीं हो, तो तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन्स वैसे ही कम पहुंचते हैं, तो अपनी बॉडी में सही क्वांटिटी में प्रोटीन पहुंचाने के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लो और उसको दूध में डालो और कंज्यूम कर लो साथ में, तो तुम्हारी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन मिल जाएगा। क्या वो रिकमेंडेड है? क्या प्रोटीन लिया आपने प्लांट बेस्ड? वो नाम तो मुझे नहीं याद है, वो कोई नेचुरल पता नहीं, वो लीफ से एक्सट्रैक्ट करके कुछ कुछ प्रोटीन कोई दे रहे कोई थे। मतलब मार्केट में से ही खरीद के लाए थे आप? जी 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 जी। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है सोया पाउडर बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप चने खा रहे हो, अगर आप दालें खा रहे हो, तो आपको वो प्रोटीन वैसे ही मिल जाएगा। आप सोया इज व्हाट? इट इज अ दाल। राजमा, सोया, ये सारी दालें हैं। सोया ही सफेद कलर के होती है, वो राजमा के जैसे ही देखने में होती है, तो वो उसका प्रोटीन बनाते हैं। नॉर्मली मार्केट में दो तरह के प्रोटीन मिलते हैं, वे प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन। नॉर्मली बाकी और भी होते हैं, बट मेनली यही दो हैं जो कि दिए जाते हैं लोगों को जिमिंग के बाद। तो जो ये सोया प्रोटीन है, एक जो ग्रोन ह्यूमन है, उसकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट, जब वो इवन इफ वो जिमिंग भी कर रहा है, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज्यादा नहीं, ओके मैक्सिमम लेवल है। एक्चुअली नॉर्मल पीपल रिक्वायर ओनली 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 0.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर मैं 70 किलो या 100 किलो का हूँ तो मुझे 70 ग्राम से प्रोटीन ज्यादा चाहिए? नहीं चाहिए, ओके ओके। ठीक है। ठीक है। अब ज्यादातर नॉर्मल लोग 60 ग्राम 70 ग्राम के होते हैं, तो 45 से 50 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। तो आप अगर नॉर्मल वेरिएड डाइट खा रहे हो, आपको मिल जाएगा। अब मिल आप जाएगा। जिमिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि हाँ मैं जिमिंग कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मुझे चाहिए प्रोटीन, ठीक है। सो इंक्रीज द दाल्स, ओके ज्यादा ले लो। ओके। और आपको अगर उसके अलावा भी लगता है, थोड़े नट्स ले लो। तो सब चीजों में प्रोटीन है, तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन आ गए आपके पास। ठीक है मैम, एक कंक्लूड करने के लिए मेरे लास्ट एक, आप एक एक मिनट में अगर अपना इन चीजों पे व्यू पॉइंट दे पाए। एक तो ये कीटो बेस्ड डाइट पे कुछ व्यू पॉइंट है आपका कि ये क्या है, क्या ये, क्योंकि सब बोल रहे हैं खाओ। कीटो बेस्ड डाइट जो है वो डेवलप की गई थी एक बीमारी के लिए। कीटो बेस्ड डाइट जो थी वो उन लोगों फिट्स आते थे जिन लोगों को, उनके लिए डेवलप की गई थी। अब मुझे वो फिर नाम याद। तो वो उसमें उन्होंने कहा कि अगर ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट कम क्वांटिटी में मिलेगा तो उनको ये फिट्स नहीं आएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, इट इज अ मेडिसिनल डाइट। ओके इसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम कर देते हैं, तो ब्रेन के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इट ओके, इज तो नहीं करना बेटर चाहिए। टू फॉलो अ नॉर्मल वेरिड बैलेंस्ड डाइट ओके rather ठीक है। than a keto diet. दूसरा क्वेश्चन है मेरा, वो मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। ये शुगर पे बहुत लोगों का आजकल डाउट है कि शुगर नहीं लेना चाहिए। पहले के घरों में अगर हम देखते थे तो मिठाई हमारे इंडियन घरों में बहुत कॉमन चीज है। इवन होली पे हम जब गुजिया बनाते हैं वो बहुत मीठा होता है, हलवा बनता है उसमें मीठा होता है, चीनी डलती है, राइट। तो चीनी पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? दूसरी चीज जो उसका ऑल्टरनेट सजेस्ट करते हैं आजकल, काफी ज्यादा स्टिविया, शुगर फ्री, इन पे काफी लोग डाइटिशियन बोलते हैं कि ये चीज कंज्यूम कीजिए। मैंने अभी 3 महीने की एक डाइट ली थी जिसमें मैंने 10 kgs लूज किया है। मेरा ऑप्टिमम बॉडी वेट वो 64, मेरा 74 हो गया था, मैं 64 हूँ। इस 3 महीने में मुझे स्ट्रिक्टली शुगर माना थी, तो मैंने स्टिविया कंज्यूम किया है। और मेरे फादर मुझे कॉन्टिन्यूसली यही कह रहे थे कि ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, यू शुड कंज्यूम शुगर। तो आपका चीनी के ऊपर क्या व्यू पॉइंट है, और जो ये ऑल्टरनेट्स हैं शुगर के, चाहे वो शुगर फ्री है, स्टेविया है, इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है? वैसे तो चीनी अच्छी नहीं है, उसका कारण है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिफाइंड कर दिया उसको। इसकी वजह ओके से उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होने, उस रिफाइनिंग की वजह से। कुछ चीनी एज सच अगर गन्ने का जूस लिया जाए, या दे आर नॉट बैड एज सच, बट वो रिफाइन प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, से उस खराब हो गई। प्रोसेस की वजह से वो खराब हो। ठीक अगर है। कैलोरी वाइज देखा जाए तो मैंने पहले भी बोला है कि 1 चम्मच चीनी में 20 कैलोरीज होती हैं, और 1 चम्मच तेल में
45 कैलोरीज होती है। तो इसका मतलब तेल बंद करना ज्यादा बेटर है बजाय चीनी के। अब ये जो कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, स्टीविया चलो एक नेचुरल स्वीटनर है, लेकिन बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी अवेलेबल है मार्केट में। दे डू नॉट हैव अ गुड इफेक्ट ऑन योर बॉडी। मैंने जो भी कुछ हम आर्टिफिशियल लेते हैं वो बॉडी को टॉक्सिक, बॉडी उसको टॉक्सिक मानती है और उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो लिवर को एक्स्ट्रा फंक्शन करना होता है। ओके, स्टीविया ले सकते हैं? स्टीविया भी इट इज बेटर टू अवॉइड। बिना चीनी के कुछ चीजें ले लो, नेचुरल स्वीटनर्स फ्रूट्स वगैरह के साथ ले लो, या फिर थोड़ी चीनी जैगरी ले सकते हैं। जैगरी इज वेरी गुड रादर देन दिस अनरिफाइंड जो अनप्रोसेस्ड शुगर फॉर्म्स है। हनी यूज कर सकते हैं, हनी इज वेरी गुड। सो दीज आर द ऑल्टरनेट्स। इसके अलावा जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, दे हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर नर्वस सिस्टम। सो कई रिसर्च ने ये प्रूव किया है, जो अल्जाइमर्स या पार्किंसंस जो आजकल हो रहे हैं, ये इसकी वजह से हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आई नेवर रिकमेंड। इवन टू माय डायबिटिक पेशेंट्स में कहती हूँ तुम 1 चम्मच चीनी ले लो, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम ले लो, बट प्लीज डू नॉट कंज्यूम दीज आर्टिफिशियल। तो नॉर्मल घर में 3 बार चाय बनती है, 1 बार 2 बार कॉफी बन जाती है, कभी कभी हलवा बन जाता है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। मैंने अभी तो बिल्कुल छोड़ रखी है, मैं तो बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ। बट अगर मुझे लेट से चाय पीनी है या मुझे कुछ मीठा बनाना है घर पे, तो क्या डालें उसमें? क्या हम ब्राउन शुगर डाल लें या कुछ ऐसा डाल लें? मैं अपना बताती हूँ कि मैं बिना चीनी के चाय पीती हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डोंट हैव एनी डायबिटीज, आई डोंट हैव एनी अदर दिस थिंग, बट अगर आप चाय में दूध डाल रहे हो तो ऑलरेडी वो थोड़ा थोड़ा मिठास उसमें ऑलरेडी आ ही जाता है ना। ओके। तो आप उसमें छुआरा डाल सकते हो। छुआरा? ओके। खजूर, छुआरा इज सूखा खजूर जिसे कहते हैं ना, तो वो थोड़ा मीठा हो जाएगा। आप थोड़ा कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो जो भी आपको पसंद हो, थोड़ा बादाम डाल दो। तो ये चीजों से वो ऑलरेडी, दाल चीनी जो होती है वो थोड़ा स्वीटनेस इंक्रीज। गुड़ कोकोनट डाल, शुगर लोग बोलते हैं। कोकोनट शुगर ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो, बेस्ट है गुड़। गुड़ ले सकते पाम हैं? शुगर ओके। जो है वो भी अच्छी है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैगरी अच्छी है। हनी, हनी ऑल्सो। और थोड़ी बहुत चीनी अगर उसके अलावा जो चीज है, जैसे अगर आपने हलवा बनाया, एक पूरे घर के लिए हलवा बना, मान लो 4 लोगों के लिए बना, 4 चम्मच चीनी डालेगी तो आपके हिस्से 1 ही चम्मच आई ना। जी जी जी, दैट इज उतना ऑल चलता राइट है। इन अ डे, इन अ डे ओके। दैट इज बेट ऑल राइट। स्वीटनर्स अवॉइड करने चाहिए, व्हाइट चीनी भी इज नॉट गुड। आप बोल रहे हो अगर ऑल्टरनेट में लेना ही है तो छुआरा ले लो, ले हनी लो, ले लो, छुआरा ले लो, हनी ले लो। जैगरी ले लो थोड़ा बहुत। और थोड़ी बहुत चीनी भी लेने से इतना नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट आर्टिफिशियल कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, स्टीविया भी अवॉइड ही करना अब चाहिए। जैसे डेजर्ट कोई लेना चाहता है, अगर वो मान लो कस्टर्ड बनाया तो उसमें फ्रूट्स काट लो ना बहुत सारे, तो ये ऑटोमेटिकली बिकम्स स्वीट। कई हम डेजर्ट्स में हम फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, किशमिश, मुनक्का, ये सारी चीजें थोड़ी मीठी होती है ना। आइसक्रीम में नहीं मिलता ना नंबर, आइसक्रीम चाहिए होती है आजकल सबको, आइसक्रीम में तो चीनी आती है भरी हुई, आप क्या करें? आइसक्रीम खा रहे हो और अगर उसमें भी शुगर फ्री में खा रहे हो तो क्या ही खा रहे हो, दैट्स हार्मफुल। इट इज बेटर कि आइसक्रीम खा रहे हो तो नॉर्मल खा लो। आप आइसक्रीम में ऑलरेडी बहुत सारी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, एक 20 ग्राम चीनी से क्या ही घबराना है। सो मैम आई थिंक काफी सारे टॉपिक्स हमने पिक किए। सारे टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग थे, आई थिंक काफी डिटेल में बात हुई। मुझे तो किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता था, सो आई एम श्योर लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। मुझे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करनी थी जो मैंने नहीं करी, आई जस्ट टच्ड अपॉन सर्टेन टॉपिक्स। अगली बार जब हम बात करेंगे, हम कुछ 1-2 स्पेसिफिक टॉपिक्स को पकड़ेंगे, खासकर ओबेसिटी को, हार्ट अटैक्स को, और डिटेल में बात करेंगे कि इन चीजों को रोकने के लिए हम डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या खा सकते हैं। बट आई एम श्योर लोगों को काफी सीखने के लिए मिला होगा। अभी मैम आप अपने बारे में बताइए, आप कुछ बता रहे थे कि आपने एक एकेडमी स्टार्ट की है रिसेंटली, आपकी वेबसाइट भी है, उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा बताइए। मैंने वेबसाइट क्यों शुरू करी, मैं वहां से शुरू करती हूँ। बिल्कुल आई बिल्कुल। वाज वर्किंग, मैं हॉस्पिटल में काम करी थी एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। एक दिन एक एमबीए स्टूडेंट, मतलब शी हैड डन एमबीए, वो आई और उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैंने एक न्यूट्रिशन रिलेटेड वेबसाइट बनाई है।
तो मैंने बोला कि आपको क्या एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन का? कह रही नहीं, न्यूट्रिशन का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या होना है उसमें, तो नॉर्मल है, हम इधर से कुछ लेते हैं उधर से कुछ लेते हैं और हम उसे। तो मुझे लगा कि ये लोग बिना नॉलेज के एक वेबसाइट बना रहे हैं, लोगों को क्या नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं, वी रियली डू नॉट। तो जी मैंने अपनी वेबसाइट इसीलिए चालू की कि विद माय एक्सपीरियंस, विद माय क्वालिफिकेशन, विद माय नॉलेज, मैं सही लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। तो जो भी मेरे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, नॉर्मली मैं रिसर्च बेस करती हूँ। मतलब मैं देखती हूँ कि रिसर्च क्या चल रही है, उसके बेसिस पे क्या आज होना चाहिए, इस चीज का टेक मैं उस बारे में बात करती हूँ। जैसे कोई कहता है कि आपने शायद इस टॉपिक को नहीं लिया कि कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा हार्ट हेल्दी ऑयल्स है, क्या ग्रीन टी में क्या फायदा है, क्या हम जो रोटी खाते हैं उसमें फायदा है या हमें चावल में फायदा है, अगर डायबिटिक है तो क्या उसे चावल नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खानी। तो इसके जो लेटेस्ट रिसर्च है उन चीजों को निकाल के उनका एक कंक्लूजन निकाल के एक लेमैन के लिए हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो भी लोग मेरी वेबसाइट के साथ अटैच्ड हैं, जो भी डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, वो सब लोग रिसर्च बेस्ड हम नॉलेज उसमें देते हैं और सब एक्सपीरियंस्ड और अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। ओके, क्या नाम है वेबसाइट का? वेबसाइट का नाम है हेल्दी नजेस, जेड, हेल्दी NUDGEZ। ठीक है, ठीक है, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वैसे भी लोगों के हाँ लिए। जी। और इसी से रिलेटेड जैसे आपने बात की कि कोई लोग डाइटिशियन के पास नहीं जाना चाहते, तो लेट देम लर्न ना। जब तक कि हम किसी चीज की, मैं किसी घर के अंदर एक छोटी सी चीज है, मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ, वो खराब हो गई है, तो मुझे जब तक उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो मैं नहीं कर सकती। मेरे पास कंप्यूटर है, मैं इसको चलाना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी तो नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं जाऊंगी सीखने के लिए। तो आप कम टू द एकेडमी, वील टीच यू। बेसिक्स भी हम सिखाते हैं, मैं थेरापेटिक्स भी सिखाती हूँ। मेरे पास बहुत सारी ऐसी नई डाइटिशियंस हैं जिन्होंने जॉब ज्वाइन करी है और उन्हें कुछ केस डिस्कस करने होते हैं कि मैम आज ये केस आया है और मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें 4 चीजें हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, जब हम अपनी थ्योरी में जाते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसको ये देना चाहिए। लेकिन जब आपके पास कोई मरीज आता है, कोई क्लाइंट आता है, उसको हार्ट के साथ में किडनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको शुगर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको क्या देना है? अगर कोई आता है कि मेरे मेरे को गैस हो रही है, तो हो सकता है उसको सिर्फ गैस नहीं हो रही, उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हम उनको बताते हैं, उनके साथ केसेस डिस्कस। फिर जैसे बहुत सारे घर घर की औरतें हैं, अब उन्हें अपने बच्चों के लिए डाइट प्लान करनी है, अब उनको सोचने में लगता है कि क्या दें जो न्यूट्रिशियस है, नहीं मालूम है। तो दोस पीपल आल्सो कैन कम टू अस भी, हम लोग सिखा सकते हैं उनको कि आप किस तरीके की डाइट लें। ओके फिर हमारा ओके। एक ब्रांच अभी हम नया चालू करने वाले हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो जो लोग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं उनको, और हम जो भी कोर्स कंडक्ट करेंगे, कोई भी वेबिनार्स करेंगे, कोई भी सेमिनार्स करेंगे, कोई वर्कशॉप्स करेंगे, कोई भी हम टीचिंग सेशंस करेंगे, हम सर्टिफिकेट देंगे। we can give certificates to everyone. We'll give certificate to presenters, we'll give certificates to participants, और जो सीख के जाएंगे उनको भी हम सर्टिफिकेट देंगे। तो ओके जो भी अगर अपने परिवार के लिए भी आप डाइट प्लान करना चाहते हो और आप हर बारी डाइटिशियन के पास नहीं जाना चाहते हो, आप हमसे सीख सकते हो। अगर किसी को आपके घर में कोई बीमारी है, जो भी लोग देख रहे हैं, if somebody is sick in their family, they want to learn कि क्या डाइट किस तरीके से प्लान की जाए, तो वो भी हम सिखा सकते हैं। तो मैम ये कस्टमाइज्ड 1 पर्सन कोर्स है या ये एक जेनरिक कोर्स है जो किसी को लेना पड़ेगा जेनरिक आके? कोर्सेज भी हैं और कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी। हर 1-to-1 बेसिस पे भी मैं कोर्सेज कंडक्ट करती हूँ, और जेनरिक भी हैं जो कि क्लासरूम सेटिंग, ऑनलाइन सारी चीजें हैं, किसी को कहीं जाना नहीं है। आप अपने समय पर, आप अपने टाइम पर, क्योंकि हम बहुत सारी मटेरियल देंगे आपको पढ़ने का, आप अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं आप टाइम अपना बता दीजिए, आप हमारे से कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आप अपने टाइम, मतलब वी कैन हैव डिसाइड करके टाइम, हम मीटिंग कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, आपकी क्लास उस हिसाब से कंडक्ट की जाएगी, जो आपका कन्वीनियंट टाइम है, जो हमारा कन्वीनियंट। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर आज मुझे कुछ समझना है अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी डाइट के बारे में, या अपनी फैमिली में किसी के डाइट के बारे में,
तो उस लेवल ऑफ इंटरेक्शन के लिए भी मैं आ सकता हूँ, ताकि मैं अपनी डाइट के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में समझ पाऊँ। दूसरी चीज, अगर मुझे ये एज अ प्रोफेशन लेना है, अगर मुझे लेना न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए मुझे मुझे एक्सपर्ट बनना है, बनना है, तो हाँ, उसके लिए भी मैं कोर्सेज ले सकता हूँ और सर्टिफिकेट्स वगैरह आप प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड करेंगे। इवन जो जिम ट्रेनर, योगा ट्रेनर हैं, अगर वो होलिस्टिक अप्रोच करना चाहते हैं, अब बहुत सारे लोग जिम खोलते हैं लेकिन दे डू नॉट अबाउट नो अबाउट डाइट। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि मेरे पास में आते हैं सीखने, तो वो उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है। अगर वो न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक जाने, तभी वो अच्छे तरीके से अपने जो लोग उनके पास जिम करने आते हैं या योगा की ट्रेनिंग करने आते हैं, उन लोगों को सिखा सकते हैं, उनको अच्छे से होलिस्टिकली ट्रीट कर सकते करेक्ट, काफी अच्छा इनिशिएटिव है मैम, आई थिंक। सो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे देंगे, आई थिंक जिसको भी चेकआउट करना है वो हैं। वेबसाइट पे जाके डेफिनेटली। चेकआउट कर सकता है। और अगर आप अपने कोई और पर्सनल डिटेल्स भी देना चाहते हैं, कुछ भी ईमेल है, नंबर है, तो वो भी आप दे सकते हैं, वो भी मैं ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनीवन हु वांट्स टू कांटेक्ट यू, आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो इतना लंबा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बिकॉज आई थिंक बहुत कुछ ऐसा है जो आप करके सीखते हैं। पढ़ने के लिए हाँ, तो बहुत कुछ होता है, पर जब आप करेक्ट। उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप सीखते हैं, और वो शायद सिर्फ तभी आता है जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है फील्ड में। तो आई थिंक पीपल शुड रीच आउट टू यू, एंड आई थिंक दे विल रियली बेनिफिट फ्रॉम रीचिंग आउट टू यू।